एपिसोड 66 अब आगे। एक आलीशान विला के पार्किंग में तनिष्क का कार रुकता है। तनिष्क कार से प्राची को अपने गोद में लेकर बाहर निकलता है। प्राची इस वक्त सो रही थी और उसने तनिष्क का व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जो तनिष्क ने ही उसे पहनाया था। सभी गार्ड अपने नजरें झुकाकर खड़े थे। तनिष्क प्राची को विला के अंदर ले जाकर सीधा मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ जाता है और बेड पर प्राची को लिटा के उसके ऊपर चादर डाल प्यार से प्राची को देखते हुए उसके सिर पर हाथ फेर प्राची के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए, और बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी नाराजगी, सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। इतना कहकर तनिष्क फिर से प्राची के फोरहेड पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद तनिष्क व्हाइट कलर के बाथरोब पहने बाहर आता है तो उसका नज़र अपने फ़ोन में जाता है जो बज रहा था। तनिष्क फ़ोन के पास जाकर कॉल रिसीव करता है तो उधर से एक बॉडीगार्ड कहता है, बॉस आपसे इंस्पेक्टर सुजान कश्यप मिलने आए हैं। तनिष्क सख्त आवाज़ में कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर तनिष्क एक नज़र प्राची को देखता है जो अभी भी सो रही थी और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। तनिष्क सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए हॉल में देखा है जहां पर इंस्पेक्टर सुजान कश्यप बैठे थे। तनिष्क को आते देखा वह खड़े हो जाते हैं। तनिष्क उनके सामने आकर उनको बैठने का इशारा कर खुद भी सोफे में किसी राजा की तरह बैठ जाता है और उनको देखते हुए एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ, क्या आप यहाँ पर मुझे अरेस्ट करने आए हैं मिस्टर कश्यप? मिस्टर कश्यप अपना सिर नामे हिलाते हुए, नहीं मैं कोई पागल थोड़ा ही हूँ जो मैं आपको अरेस्ट करने आऊँगा, मैं तो बस आपको ये कहने आया था। एक लड़की है जो डॉक्टर है, प्राची गुप्ता, उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है उनके पिता को मारने की जुर्म में, और उन्होंने एक फेक रिकॉर्डर भी डीएसपी को दिया है जिस वजह से अब तनिष्क अपना हाथ दिखाकर उनको रोकते हुए, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ डील करने आए हैं? मिस्टर कश्यप हिचकिचाते हुए, नहीं मैं कोई डील नहीं करने आया, मैं बस ये कहने आया हूँ कि अगर आप चाहे तो मैं उस रिकॉर्डर को गायब कर सकता हूँ जिससे आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं रहेगा, बस इसके बदले आपको मुझे कुछ। तनिष्क अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाकर सिर हाँ में दिला देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वही बॉडीगार्ड आता है और एक सूटकेस मिस्टर कश्यप को दे देता है। मिस्टर कश्यप जब उस सूटकेस को खोलते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाता है। उस सूटकेस में भरकर पैसे ही पैसे थे। उन पैसों को देखते हुए उनकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। मिस्टर कश्यप सूटकेस को बंद करके तनिष्क को देखते हुए मुस्कुराकर, आपका काम हो जाएगा सर, कुछ ही देर में आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं रहेगा। थैंक यू सर, कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। तनिष्क उससे कुछ नहीं कहता, वह उठकर सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए अपने रूम की ओर जाने लगता है और इस वक्त तनिष्क के चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल था। मिस्टर कश्यप वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे जो दो बॉडीगार्ड अंदर आए थे वह भी चले जाते हैं। तनिष्क जो अपने में ही गुम अपने कमरे की ओर जा रहा था, अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होता है तो तनिष्क गर्दन घुमा के साइड में देखता है जहां पर प्राची अपने लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थी। प्राची तनिष्क के पास आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाकर कहती है, तुम कह रहे थे ना तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे पापा को नहीं मारा, तो अभी उस इंस्पेक्टर को प्रूफ मिटाने के लिए पैसे क्यों दिए तुमने? तनिष्क एक गहरी सांस छोड़कर प्राची को देखते हुए, खरगोश दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है, अपने पति से कोई ऐसी बात करता है क्या? प्राची तनिष्क के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ देता है और चिल्लाकर कहती है, मैं नहीं मानती तुम्हें अपनी हस्बैंड, तुम लायक ही नहीं हो मेरे, मुझे तुम्हें देखते ही ना खुद से घायल होती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया। मैं अभी भी खुद को कोसती हूँ, हर पल उस लम्हे को कोसती हूँ जब मैंने तुम्हें देखा था, जब तुम मेरे दिल में उतर गए थे। मैं उन 15 सालों को कोसती हूँ जिन 15 सालों में मैंने तुम्हें अपने सपनों में सजाई थी। है धिक्कार है मुझे इस प्यार पर जिसने मुझसे मेरे सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा को भी, मेरी खुशियाँ सुख चैन सब कुछ। प्राची की एक एक बात तनिष्क में दिल पर किसी खंजर की तरह वार रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल के प्राची को देखते हुए, रूम में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करके नीचे आओ। प्राची सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए, मुझे तुम्हारे इस विला में नहीं रहना है, मैं कभी अपने पापा के कातिल के साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर प्राची सीढ़ियों से उतरते ही वाली थी, उतने में तनिष्क प्राची को बाजू से पकड़ अपने सामने ले आता है और सख्त आवाज में कहता है, अपना पैर और जुबान कम चलाया करो, तुम्हें भी पता है मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए मजबूर करना बंद करो और मैंने जो कहा वह करो, जाओ फ्रेश होकर नीचे आओ। प्राची अपनी सिर ना में हिलाते हुए तनिष्क के हाथों को अपने बाजू से हटकर, मैंने कहा ना मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तनिष्क प्राची को घूरते हुए, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे दोस्त जिंदा रहे? प्राची चिल्लाकर रोते हुए, तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जाने दो, मुझे क्या बिगाड़ा है मैं तुम्हारा, क्यों मेरी लाइफ को ऐसे हेल बना रहे हो? तनिष्क प्राची के दोनों गालों पर हाथ रख उसकी आंखों से आंसू पहुंचकर प्यार से कहता है,
मैं हेल नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ को हेवन में बदलना चाहता हूँ, तुम्हें मैं दुनिया की हर वह खुशी देना चाहता हूँ जिसे तुम चाहते हो। क्यों नहीं समझ रहे हो? हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। प्राची तनिष्क के हाथ को अपने गालों से हटकर, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए तुम्हारी वो खुशी, मुझे तुम ही नहीं चाहिए। इतना कहकर प्राची भागते हुए मास्टर बेडरूम में चली जाती है और सीधा वॉशरूम के अंदर जाकर डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। वही तनिष्क अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़कर खुद भी मास्टर बेडरूम में आ जाता है और क्लोजेट रूम में जाकर एक रॉयल ब्लू कलर की टी शर्ट और लोअर पहन के लिविंग रूम की ओर बढ़ जाता है। अंडस्को टीना अपने रूम में बैठी थी और अपने पापा के फोटो को देख रही थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है जिस पर 8 बजे बज रहे थे। टीना महेश जी के फोटो को साइड में रख रूम से बाहर निकलती है और हाल में आती है तो हाल में ही राधिका जी बैठे थे। टीना उनके पास आकर उनको देख, मम्मी दी घर आई है क्या? कितनी रात हो गई है? राधिका जी टीना को देखते हुए, अगर वह डायन यहाँ आती तो तुम्हें दिखता नहीं क्या? पता नहीं यहाँ क्यों पड़ी है, सब कुछ तो खा लिया, अब क्या लेना है मुझसे, क्या जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है यह मुझसे, मैं तो चाहती हूँ यही मर जाए। टीना आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़कर, मम्मी अगर आपको बात नहीं करनी तो मत करिए, मैंने बस एक सवाल किया था ना, इतना कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी और दी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ तो हर बार दी को ब्लेम करना बंद कीजिए। इतना कहकर प्राची फिर से अपने रूम में चली जाती है और फ़ोन लेकर प्राची को कॉल करने लगती है पर प्राची कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। टीना परेशान होते हुए सौरभ को कॉल करता है तो एक ही रिंग में सौरभ कॉल रिसीव करता है। टीना जल्दी से, सौरभ दी हॉस्पिटल में है ना, प्लीज़ उनको फ़ोन दीजिए ना, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करना है। उधर से सौरभ कहता है, प्राची तो शाम को ही अस्पताल से चली गई है, मिस्टर सिंघानिया आकर उसे ले गए हैं। टीना की आंखें हैरानी और डर से भर जाती है, वह कैप्ते गले से कहती है, तनिष्क सिंघानिया ले गए हैं दी को। टीना के आवाज़ को सुनकर सौरभ कहता है, हाँ लेकिन तुम डरो मत, प्राची संभाल लेगी और वह घर आ जाएगी। टीना, हेलो टीना, तुम सुन रहे हो टीना? वही टीना के हाथ से तो फ़ोन नीचे गिर गई थी, उसके कान में बस प्राची की बात गूंज रही थी जब वह कह रही थी महेश जी को तनिष्क ने मारा है, और कुछ देर पहले राधिका जी जब कह रहे थे प्राची की मरने की बात, टीना के दिल में अजीब अजीब सी ख्याल आ रही थी, उसकी आंखें नम हो गई थी। टीना वहीं पर अपने फ़ोन को छोड़ भागते हुए रूम से निकलती है और घर से बाहर जाने लगती है, जिसे देख राधा जी उससे पूछते हैं, टीना ऐसे भागकर कहाँ जा रहे हो तुम, रात हो गई है। टीना राधिका जी की बात का कोई जवाब नहीं देती और भागते हुए पार्किंग में जाकर कार लेकर तेजी में भगा देती है। वही राधिका जी को कुछ भी समझ नहीं आती पर वह इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते और उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। राधिका जी के जाने के कुछ देर बाद ही रिद्धि भी वहां पर आती है। रिद्धि की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वह सीधा अपने रूम में जाकर डोर को बंद कर देती है। अंडस्को एक 5 स्टार होटल में सायशा अपने फ्रेंड के साथ आई हुई थी, वह सभी चलते हुए अपने प्राइवेट रूम की ओर जा रहे थे। तभी सायशा की नज़र सामने दूसरे रूम में जा रहे रिद्धब और एक लड़की पर पड़ती है। सायशा को ऐसे एक जगह पर रुकते देख उसके एक फ्रेंड कहती है, सायशा क्या हुआ, तू रुक क्यों गई? सायशा आपने उस फ्रेंड को देखती है और फिर सामने देखती है तो रिद्धब और वह लड़की रूम के अंदर जा चुका था। सायशा अपनी सिरनामे हिलाते हुए, कुछ नहीं ऐसे ही, फिर सभी को देखते हुए मुस्कुराकर अपने रूम में चले जाते हैं। अंदर जाते ही सभी एक साथ सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं पर सायशा की मन ही नहीं लग रही थी, उसे बार बार रिद्धब के उस लड़की के साथ रूम में जाना याद आ रही थी। सायशा सोफे से उठकर अपने सभी फ्रेंड्स को देख, तुम लोग एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर किसी के कुछ कहने से पहले सायशा रूम से बाहर निकल जाती है और फिर उसी रूम के पास जाती है जिसमें रिद्धब और वह लड़की गई थी। सायशा एक गहरी सांस छोड़कर डोर को हल्के से पुश करती है तो अचानक डोर खुल जाती है। सायशा भी कुछ सोचे बिना रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर ही अंदर का नज़ारा देख सायशा की आंखें नम हो जाती है। अंदर रिद्धब शर्टलेस था और वह उस लड़की के ड्रेस को उतारते हुए उसे किस कर रहा था। डोर खोलने की आवाज़ सुनकर वह दोनों ही रुक जाते हैं और डोर की तरफ देखते हैं। अपने सामने ऐसे सायशा को देख रिद्धब मुंह बनाते हुए, तू यहाँ क्या कर रही है यार, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कर, जा यहाँ से। रिद्धब की बात सुनकर सायशा अपनी सिर झुकाकर रूम से बाहर आ जाती है। सायशा के जाते ही रिद्धब फिर से उस लड़की को किस करने लगता है और उसके ड्रेस को उतार देता है। रिद्धब उस लड़की को किस कर ही रहा था तभी अचानक रूम में फिर से सायशा आ जाती है और इस बार उसके आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी थी। रिद्धब अपनी आंखें छोटी करके सायशा को घूरते हुए, तू फिर से आ गई, कहाँ ना जा, यहाँ से डिस्टर्ब मत कर। सायशा उन दोनों की ओर बढ़ते हुए, डिस्टर्ब, हाँ यहाँ पर आयेशी कर रहे हो और कह रहे हो डिस्टर्ब मत करो, बताती हूँ मैं डिस्टर्ब करना किसे कहते हैं।
इतना कहकर सायशा साइड में रखे फ्लावर वास को उठा लेती है और उस लड़की के सिर पर मार देती है, जिससे उस लड़की के माथे से खून बहने लगती है। और रिद्धब तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सायशा को ही देख रही थी। सायशा इतने में ही नहीं रुकती, वह उस लड़की के बालों को पकड़ उसे बेड से नीचे खींचकर उतारती है और उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ देती है, जिससे उस लड़की की गाल लाल हो जाती है, साथ में उसके सिर से भी खून बह रही थी। वह लड़की अपनी धीमी आवाज में दर्द से कराहते हुए, आहा तुम पागल लड़की, क्या कर रहे हो? मारना चाहते हो क्या मुझे? सायशा फिर से वह फ्लावर वास उठा लेती है और उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए, हाँ मारना चाहती हूँ, मार डालूंगी मैं तुझे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे रिद्धब के करीब आने की? मार डालूंगी मैं तुझे। इतना कहकर सायशा फिर से उस लड़की को मारने की कोशिश करती है, पर तब तक रिद्धब सायशा को कमर से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर उसे लड़की को, देख अब क्या मरना है तुम्हें, भागो यहाँ से, नहीं तो ये शेरनी तुम्हें मार देगी, निकालो। रिद्धब की बात सुनकर वह लड़की जल्दी से उठकर भागते हुए रूम से निकल जाती है और उस लड़की के जाते ही रिद्धब सायशा को बेड पर पटक देता है, जिससे सायशा को अपने कमर पर दर्द होती है और वह रिद्धब को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। रिद्धब सायशा को घूरते हुए, क्या हरकत है, तुमने यहाँ पर आकर यह सब क्यों किया, और तुमने मोना को क्यों मारा? सायशा बेड के साइड में पड़े फ्लावर बास को अपने हाथ में लेकर, उस चुड़ैल को ही, क्या मैं तो तुझे भी मार डालूंगी, तेरे हिम्मत कैसे हुआ किसी और लड़की को छूने की? इतना कहकर सायशा फ्लावर वास रिद्धब के सिर पर मारती है, पर रिद्धब के सिर पर लगता है उससे पहले रिद्धब सायशा का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों को उसके पीठ पर लगाकर सायशा को अपने पास खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए, तुझे पता नहीं है मैं ऐसा ही हूँ, न जाने अब तक मैं कितनी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, तो प्लीज अपनी यह पागलपन बंद कर और जा यहाँ से, मैं तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। सायशा गुस्से में चिल्लाकर, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, क्या कर लेगा तू? रिद्धब एक गहरी सांस छोड़कर साइड से अपने शर्ट को उठाकर, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर रिद्धब रूम से बाहर चला जाता है। रिद्धब को जाते देख सायशा उदास हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अंडस्को 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 तनिष्क का विला। तनिष्क सोफे पर बैठा अपना कोई इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके कान में कदमों की आहट सुनाई देता है, तो तनिष्क अपना गर्दन घुमाकर सीढ़ियों की ओर देखता है जहां से प्राची नीचे आ रही थी। प्राची इस वक्त एक घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी जो व्हाइट कलर की थी। उसने अपने बालों की एक हाई बन बनाई हुई थी जिसमें वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तनिष्क एकटक प्राची को देख रहा था, पर प्राची ने तनिष्क को इग्नोर कर देती है तो तनिष्क के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। तनिष्क अपने फाइल को टेबल पर रख उठकर प्राची के पास आता है और प्राची को कमर से पकड़ अपने पास खींच के, मेरी खरगोश तो आज सच में खरगोश लग रही है। प्राची तनिष्क के हाथ को अपने कमर से हटकर आगे की ओर जाने लगती है तो तनिष्क पीछे से कहता है, सामने राइट साइड किचन है, जाकर हम दोनों के लिए डिनर तैयार करो, आज मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ खाना है। प्राची रुककर अपनी आंखें छोटी करके तनिष्क को देख, नौकरानी समझा है क्या? मैं नहीं बना रही खाना, अगर भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। तनिष्क मुंह बनाकर प्राची के पास आकर उसके हाथ को पकड़ किचन की ओर ले जाते हुए, अगर तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाने की इतना ही मन हो रही है तो सीधा सीधा कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा डिश बना दूंगा। प्राची अपने हाथ को छुड़ाते हुए, छोड़ो मेरी हाथ, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना, क्या पता उसमें तुम जहर मिला दो। तनिष्क प्राची को देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके, अगर मुझे तुम्हें मारना ही है ना तो मैं जहर मिलाकर तुम्हें नहीं मरूंगा, सीधा गला घोट के मार दूंगा, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। प्राची अपनी चेहरा दूसरी तरफ करके सोफे की ओर जाने लगती है तो तनिष्क उसकी हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच के तनिष्क को अपने गोद में उठा लेता है और किचन की ओर जाने लगता है। प्राची तनिष्क की गोद से उतरने की कोशिश करती है तो तनिष्क उसे और मजबूती से पकड़ते हुए, तुम्हें मैं खाना बनाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं खाने में जहर मिला रहा हूँ या नहीं तुम्हें ये देखना है ना, क्या पता मैं सच में जहर मिला दूँ। तनिष्क की बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती तो तनिष्क प्राची को किचन में ले जाकर उसे किचन स्लैब में बिठा देता है और खुद सब्जी निकलकर काटने लगता है। तनिष्क ये सब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर रहा था जिसे देख प्राची भी हैरान थी, उसे कभी नहीं लगी थी तनिष्क को इतने अच्छे तरीके से किचन भी संभालना आता होगा, उसने कभी यह बात रिद्धि या मिश्का से भी नहीं सुनी थी। प्राची को ऐसे खुद को देखते देख तनिष्क मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है? प्राची मुंह बनाकर दूसरी साइड देखते हुए, प्यार और तुम पर बस मुझे नफरत आती है, प्यार नहीं। प्राची की बात सुनकर तनिष्क के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह अपने मन में सोचता है, तुम्हारे इतना सब कहने के बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, उल्टा तुम पर प्यार आ रहा है, मेरी प्यारी छोटी सी खरगोश। फिर तनिष्क खाना बनाने में अपना पूरा ध्यान लगा देता है। वही प्राची मन लगाकर तनिष्क को खाना बनाते हुए देख रही थी और बीच बीच में तनिष्क को भी देख रही थी, जो तनिष्क को महसूस भी हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना बनाने लगता है।
प्राची तनिष्क को देखते हुए, मेरी फोन कहाँ है? मुझे अपना फोन चाहिए। तनिष्क अपने जेब से प्राची का फोन निकाल प्राची को दे देता है तो प्राची फोन को लेकर देखी है जिसमें सौरभ का, टीना का, शौर्य का, आर्यन का बहुत सारे मिस्ड कॉल थे, जिसे देख प्राची जल्दी से टीना को कॉल बैक करती है। प्राची टीना को कॉल कर ही रही थी तभी तनिष्क फिर से प्राची के फोन उससे ले लेता है और अपने जेब में रखकर प्राची को देखते हुए, पहले खाना खाओगे उसके बाद अपना फोन लेकर जो चाहे वह करना, डिनर तैयार है। इतना कहकर तनिष्क डिनर टेबल पर सजाने लगता है। प्राची भी स्लैब से उतर के डाइनिंग एरिया में चली जाती है। अंडरस्को हाईवे। टीना जो काफी तेज स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी तभी अचानक बीच सड़क पर उसकी कार रुक जाती है। टीना बहुत कोशिश करती है पर कार स्टार्ट नहीं होती। चारों तरफ से गाड़ियां चल रही थी जो काफी स्पीड में थी पर टीना को किसी चीज की कोई होश नहीं थी। वह कार से उतर के चारों तरफ टैक्सी ढूंढने लगती है तो उसे साइड में एक टैक्सी रुका हुआ दिखती है। टीना भागते हुए उस टैक्सी के पास जाने लगती है। टीना जा ही रही थी तभी उसे एक तेज रोशनी अपनी आंखों पर पड़ती है। टीना साइड में दिखती है तो एक लॉरी उसके ओर ही आ रहा था। उस लॉरी को अपने पास आते देख टीना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और उस सड़क में आसमान को चीरने वाली चीख गूंज उठती है। पूरा सड़क खून से लाल हो जाता है पर लॉरी चला रहे ड्राइवर लॉरी न रुकवा के सड़क के बीचों बीच खून से लिपटे बॉडी के ऊपर ही लॉरी चलाकर आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से वहीं उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। उस बॉडी के आसपास सड़क के कुछ लोग आकर जम जाते हैं और आसपास की कार भी रुक जाते हैं। अंडरस्को तनिष्क का विला। तनिष्क और प्राची खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद तनिष्क प्राची को देखते हुए कहता है, तुम्हें खाना कैसी लगी? कैसा बनाया मैंने खाना? प्राची तनिष्क को देखती है जो बड़े ही एक्साइट होते हुए उसे देख रहा था पर तनिष्क के सारे एक्साइटमेंट में पानी फेरते हुए प्राची कहती है, इतनी बेहुदा खाना आज तक मैंने कभी नहीं खाई। तनिष्क अपनी आंखें छोटी करके, इतना बेहुदा खाना है पर तुम तो अपनी उंगली तक चाट गई। प्राची दूसरी तरफ देखते हुए, वह इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तनिष्क प्राची के बात पर उसे घूरने लगता है तो प्राची अपनी हाथ आगे करके, डीना हो गई, अब मुझे मेरी फोन दो। तनिष्क प्राची के फोन को निकाल उसे दिखाते हुए, अगर फोन चाहिए तो तुम्हें मेरे खाने का तारीफ करनी होगी क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। प्राची तनिष्क को घूरते हुए, इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं है। तनिष्क घमंड से, इसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट कहता है, जिसने भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया है ना सभी ने तारीफ का पोल बंधा है, बस तुम ही इकलौती हो जिसने मेरे बनाए हुए खाने को बेहुदा कहा। प्राची अपनी आंखें छोटी करके, जिसने भी खाया मतलब तुमने किस किस को बनाकर खाना खिलाया जिन्होंने तुम्हारे खान की तारीफ किया? तनिष्क प्राची के बातों का कोई जवाब देता है उससे पहले प्राची की फोन बजने लगती है तो प्राची तनिष्क के हाथ से फोन लेने की कोशिश करती है पर तनिष्क अपने हाथ को ऊपर कर देता है। प्राची भी अपने हाथ को ऊपर करते हुए तनिष्क के हाथ से फोन लेने की कोशिश करती है। इसके बीच वह तनिष्क के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी जिसका अंदाजा प्राची को थी ही नहीं। वही प्राची को अपने इतने करीब देख तनिष्क एकटक उसे देख रहा था। प्राची को जब अपने चेहरे पर तनिष्क की गर्म सांसें महसूस होती है तो वह तनिष्क को देखने लगती है और तनिष्क को ऐसे खुद को देखते देख वह फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपने हाथ आगे करके, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, अब प्लीज मुझे फोन वापस कर दो। तनिष्क फोन को देखता है जिसमें कॉल कट करके फिर से कॉल आ गया था जो एक रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर देखकर तनिष्क के एक आईब्रो ऊपर कर प्राची को घूमते हुए, क्या इस नंबर को तुम जानते हो? प्राची अपनी फोन लेने की कोशिश करते हुए, मेरी फोन वापस करो। तनिष्क हाथ को पीछे कर लेता है और कॉल रिसीव करके हेलो कहता है तो उधर से कुछ कहता है जिसे सुन तनिष्क प्राची को देखा है। तनिष्क को ऐसे खुद को देखते देख प्राची उसे घूरते हुए उसके हाथ से फोन ले लेती है और अपने कान में रखकर, हेलो कौन बोल रहे हैं? प्राची के इतना कहते ही उधर से कुछ कहता है जिसे सुन प्राची के हाथ से फोन नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह किसी मूर्ति की तरह जम जाती है। प्राची को ऐसे देख तनिष्क जल्दी से प्राची को हग कर लेता है और उसे शांत करते हुए, खरगोश कम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। प्राची कुछ भी नहीं कहती, वह बस बुत बनकर वहीं बैठी रहती है। उसकी आंखों से आंसू तो गिर रही थी, वह अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह किसी पत्थर की तरह तनिष्क के बाहों में सिमटी हुई थी। प्राची की इस हालत को देखकर तनिष्क को बहुत ज्यादा दर्द अपने दिल में महसूस हो रहा था। क्या रिद्धब जैसा प्लेबॉय साइशा के प्यार को समझ पाएगा? किसका एक्सीडेंट हुआ? प्राची को किसका कॉल आया था? क्या तनिष्क प्राची को संभाल पाएगा? क्या इस हादसे से प्राची और तनिष्क करीब आएगा या हो जाएगा और दूर? एपिसोड 67। हाँ मैं हूँ मॉन्स्टर। अब आगे। सिटी हॉस्पिटल। प्राची भागते हुए मोग की ओर जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। प्राची के पीछे ही तनिष्क भी आ रहा था। उसके चेहरे में इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था।
प्राची भागते हुए मोग के सामने जाती है तो उसे सामने ही खून से लथपथ एक लड़की दिखती है जो अपने सिर पकड़कर बैठी रो रही थी। प्राची दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की को उठाकर कस के गले लगा लेती है और रोने लगती है। अचानक ऐसा होने से वह लड़की थोड़ी सातपका जाती है पर फिर वह भी प्राची को गले लगा कर रोने लगती है। अब तक वहां पर नितिन, मिश्का, रिद्धब, सायशा, आकेश, ऋचा, मनीषा, आर्यन, सौरभ सभी वहीं पर ही थे। सभी की आंखों में आंसू था। वही प्राची उस लड़की के सिर को पकड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में थमते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है और रोते हुए कहती है, टीना तू ठीक तो है ना? तेरे पूरे शरीर में ये खून। टीना रोते हुए अपनी अटकती आवाज में कहती है, दीदी प्रिया मुझे बचाने। इतना कहकर टीना और कुछ नहीं कह पाती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। वही प्राची को एक और धक्का लगती है। प्राची जो टीना को सही सलामत देख थोड़ी राहत की सांस ली थी, उसकी पूरा शरीर जम जाती है। तनिष्क सबके पास आके, क्या तुम लोगों ने बॉडी को देखा? सभी अपना सिर नाम है हिलते हैं तो तनिष्क प्राची और टीना को देख, नितिन इन दोनों को घर लेकर जाओ। टीना अपनी सिर नामे हिलाते हुए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्राची भी अपनी सिर नामे हिलाते हुए, मुझे प्रिया को देखना है। सभी एक साथ मार्ग के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देख तनिष्क अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही प्राची की आंखों में दर्द और हैरानी दोनों थी। टीना के चेहरे पर गिल्ट और दर्द थी, बाकी सभी उदास हो जाते हैं। सामने प्रिया की बॉडी पड़ी हुई थी जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी। उसकी पूरा चेहरा खून से लथपथ थी जिससे उसकी चेहरा भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी और शौर्य उसे हक करके सोया हुआ था और प्रिया से बात कर रहा था। देखो प्रिया, बहुत हो गया, कब से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि उठते ही नहीं। अरे मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना है ना, तुम कह रहे थे ना कुछ देर पहले तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहते हो, तो उठो ना, मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलाऊंगा। मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, वह तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उठो ना प्रिया प्लीज। अच्छा आई एम सॉरी। अपने कान पकड़ते हुए, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं तुमसे फिर कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा, मैं बस मजाक में कहा था यार, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, तुम तो गुस्सा करके ही बैठ गई, उठो ना प्रिया। देखो अब मुझे गुस्सा आ रही है और अगर मैं गुस्सा हो जाऊं ना। शौर्य के और कुछ कहने से पहले नितिन और सौरभ शौर्य के पास आकर उसे स्ट्रेचर से उठाता है और नितिन शौर्य को देखते हुए, शौर्य खुद को संभाल, प्रिया अब नहीं है। शौर्य नितिन को खुद से दूर कर, क्या मतलब नहीं है? देख नहीं रहा है तू, वह सो रही है, अभी मुझसे नाराज है, मैंने इससे थोड़ा मजाक क्या कर लिया, ये तो नाराज हो गई, मुझसे बात ही नहीं कर रही है, कब से मैं कोशिश कर रही हूँ इसे मानने की। रिद्धब शौर्य के पास आके उसे हग कर लेता है और कहता है, शौर्य सी इज नो मोर, वह हमारे बीच नहीं है, मर गई है वह। शौर्य रिद्धब को खुद से दूर कर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है और गुस्से में चिल्लाकर, रिद्धब मैं तेरी हर एक मजाक बर्दाश्त करता हूँ पर यह नहीं, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, वह सो रही है, मुझसे नाराज है इसीलिए नहीं उठ रही है, वह अभी उठेगी, रुक मैं उसे उठती हूँ। इतना कहकर शौर्य फिर से प्रिया के बॉडी के पास चला जाता है और प्रिया के गाल पर हाथ रख, प्रिया देखो ना सभी क्या कह रहे हैं, उठो ना, सभी मजाक कर रहे हैं तो उठो ना प्लीज प्रिया उठो, देखा तुमने कहा ना तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अगर तुम 5 सेकंड के अंदर नहीं उठे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा प्री। शौर्य और कुछ कहता कि इतने में तनिष्क उसके पास आकर उसको अपने तरफ पलटा कर उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ देता है। शौर्य अपने गाल में हाथ रख तनिष्क को देखता है तो तनिष्क उसके कंधे को पकड़ उसे झंझोरते हुए, वह मर गई है, वह वापस नहीं आएगी, नहीं उठेंगे कभी। तनिष्क की बात सुनकर शौर्य की आंखों से आंसू गिरने लगता है। वह तनिष्क को देखता और फिर प्रिया को, तब तक वहां पर सिद्धार्थ भी आ गया था। शौर्य कुछ देर प्रिया को देखने के बाद तनिष्क को देखते हुए, भैया आपके पास तो बहुत पावर है ना, आप मेरे प्रिया को मेरे पास वापस ला सकते हैं ना, प्लीज भैया, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, आपको पता है इस लड़की के लिए मैंने कितना मेहनत किया, इसके लिए मैंने खुद को बदला, अब यह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, भैया प्लीज मेरे पास उसे वापस कर दो ना भैया, प्लीज भैया, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, प्लीज भैया। तनिष्क शौर्य को गले लगा लेता है तो शौर्य तनिष्क को खुद से दूर कर सिद्धार्थ के पास जाकर अपना हाथ जोड़कर, सिद्धार्थ भैया आप तो मेरे प्रिया को ला सकते हो ना, प्लीज आप लोगों के पास तो बहुत पावर है, प्लीज मेरे प्रिया को वापस लाइए, वह मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे बल चाहिए, आज ही तो हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, उसने मुझे कहा था वह मुझसे शादी करेगी और आज वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। टीना जो थोड़ी दूर खड़ी है सब देख रही थी, शौर्य की हालत देख उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वह दौड़ते हुए शौर्य के पास आती है और शौर्य को हक करके रोते हुए, मुझे माफ कर दे शौर्य, आज मेरी वजह से तूने प्रिया को खो दिया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, तू मुझे जो सजा देना चाहता है मुझे मंजूर है, पर प्लीज तू ऐसा मत कर, शांत हो जा प्लीज। शौर्य रोते हुए टीना को कस के हक कर लेता है पर कुछ ही देर में वह टीना को खुद से दूर कर देता है जिससे टीना गिरने ही वाली थी, पर सिद्धार्थ उसे संभाल लेता है। शौर्य सभी को देखते हुए प्रिया के पास जाता है और प्रिया को अपने बाहों में उठाकर,
मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा, तुम लोग झूठ कह रहे हो, मेरे प्रिया को कुछ नहीं हुआ, मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे मेरे प्रिया से अलग करना चाहते हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। इतना कहकर शौर्य वहां से जाने लगता है तो तनिष्क शौर्य के गले के पीछे वार करता है, जिससे शौर्य का कदम रुक जाता है और नितिन शौर्य की गोद से प्रिया को लेकर फिर से स्ट्रेचर पर लेटा देता है और शौर्य जिसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है तो रिद्धव शौर्य को पकड़ लेता है। प्राची जो एक कोने में खड़ी थी वह चलते हुए प्रिया के पास आती है और उसके चेहरे को देखते हुए प्रिया की बातों को सोचने लगती है। प्राची दी, आपको तो पता ही है मैं एक अनाथ हूँ और मैं बचपन से ना महादेव से बहुत नाराज थी कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों कर दिया, पर अभी मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे टीना की तरह इतनी अच्छी एक बेस्ट फ्रेंड दिया है, आपकी तरह एक क्यूट प्यारी और केयरिंग दी को दिया है और इतने अच्छे इतने सारे फ्रेंड्स जो मैं डिजर्व भी नहीं करती पर फिर भी उन्होंने मुझे दिया है। अगर कभी मौका मिले ना तो मैं आपकी और टीना की मदद जरूर करूंगी, आप दोनों के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। प्राची के आंखों से आंसू गिर रहे थे, वह अपने हाथ को आगे करके प्रिया के गाल को छूती है, वही सभी को प्रिया के साथ छोटे छोटे मोमेंट याद आ रहे थे। रिद्धव और नितिन शौर्य को लेकर वहां से जा चुका था, तभी वहां पर अर्नव आता है। अर्नव को देख तनिष्क पूछता है, क्या पता चला? अर्नव सभी को देखते हुए, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बस यह एक सोची समझी साजिश थी मिस टीना गुप्ता को मारने की, कोई मिस टीना गुप्ता को मारना चाहता है, उन्होंने ही उसे ड्राइवर को पैसे दिया था और अब वह ड्राइवर कहीं गायब हो गया है। अर्नव की बात सुनकर सभी हैरानी से अर्नव को देखने लगता है। मिश्का पूछती है, टीना को कोई मारना क्यों चाहेगा? टीना ने किसी का क्या बिगड़ा? अर्नव अपना सिर ना में हिलाते हुए, ये तो मुझे भी नहीं पता। टीना जो पहले से ही खुद को प्रिया की डेथ की दोषी मान रही थी, इस खबर को सुनकर वह और ज्यादा खुद को ब्लेम करने लगती है और रोते हुए फ्लो पर बैठ जाती है। मेरे वजह से, सिर्फ मेरे वजह से प्रिया आज हमारे बीच नहीं है, क्या होता अगर मैं मर भी जाती तो क्यों तू मुझे बचाने आए प्रिया, क्यों? रिद्धि टीना के पास आकर टीना को गले लगा लेती है तो तीन उसे हक करके रोने लगती है। वही प्राची सभी को देखने के बाद तनिष्क को देखते हुए, मुझे पता है किसने टीना को मारने की कोशिश किया। प्राची की बात पर सभी प्राची को देखने लगते हैं तो प्राची तनिष्क को घूरते हुए तनिष्क के पास जाकर उसका कॉलर पकड़, तुमने टीना को मारने की कोशिश किया है ना? मुझे पता है तुम ही वह हो, तुमने मेरे पापा को मारा और अब टीना को भी मुझसे दूर करना चाहते हो। प्राची की बात सुनकर सभी हैरान थे। मिश्का प्राची से कुछ कहने ही वाला था पर तनिष्क अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है तो मिश्का चुप हो जाती है। प्राची रोते हुए कहती है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो? मुझे ही मार दो ना, कम से कम मेरी वजह से इतने लोगों की मौत तो नहीं होगी ना। प्रिया को दिखाते हुए, देखो वह मासूम सी बच्ची कैसे वहां पर लेती है, वह अब इस दुनिया में नहीं है, इसने क्या बिगाड़ी थी तुम्हारा? उसने तो अच्छे से दुनिया भी नहीं देखा, उससे तुम्हारा भाई प्यार करता था, तुमने अपनी आंखों से देखा ना। शौर्य का हालात क्यों किया तुमने ऐसा? तनिष्क जिसको पता था प्राची को समझाना बेकार है क्योंकि वह उसकी बात नहीं मानेगी, उल्टा वह और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तनिष्क प्राची के गर्दन के पीछे अपने 2 उंगली से टैप करता है तो प्राची वहीं पर बेहोश हो जाती है। तनिष्क प्राची को लेकर वहां से जाते हुए, सिंघनिया मेंशन के गार्डन में प्रिया की ग्रेव बनाओ, इतना कहकर वह प्राची को लेकर मार्ग से निकल जाता है। वही टीना जो अब तक रो रही थी तनिष्क को प्राची को ले जाते देख वह झट से उठती है और मार्ग से बाहर जाने लगती है तो सिद्धार्थ उसकी हाथ पकड़ उसे रोकते हुए, कहाँ जा रहे हो तुम? टीना अपनी हाथ चुराते हुए, मेरी हाथ छोड़ो तनिष्क सिंघानिया, वह मेरे दी को मार देगा, वह मुझसे मेरे दी को छीन लेगा, मुझे अपने दी को बचाना है, मैं एक मर्द के साथ अपने दी को नहीं देख सकती, वह मेरी दी को मार देगा, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने अपने पापा को खोया है, बेस्ट फ्रेंड को खोया है, अब अपनी दी को नहीं खोना चाहती हूँ प्लीज। सिद्धार्थ टीना को अपने पास खींचकर उसे कस के गले लगा लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए, तनिष्क तुम्हारे दी से प्यार करता है, वह तुम्हारे दी को कुछ भी नहीं करेगा और उसने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है, ये किसी की साजिश है। इतना कहकर सिद्धार्थ जैसे ही टीना को खुद से अलग करता है तो पाता है टीना बेहोश हो चुकी है। सिद्धार्थ टीना को अपने गोद में उठाकर मार्ग से बाहर चला जाता है। वही अर्नब मनीषा को देख, मनीषा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मनीषा सिर ना में हिलाते हुए, नहीं सर मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगी अपने मम्मी के पास। अर्नब अपना सिर हिलाकर, ठीक है चलो मैं तुम्हारे मम्मी से मिल लूंगी। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलाती है तो दोनों मार्ग से बाहर निकल जाता है। वही उन दोनों को सौरभ और मिश्का बुरी तरह से घूर रहे थे। रीचा अर्नब को जाते देख, अर्नब सब इस लड़की को कैसे जानते हैं? आकेश रीचा को घूरते हुए, मुझे कैसे पता होगा, शायद अर्नब सर उस लड़की को पसंद करते हैं। सौरभ मिश्का एक साथ, बकवास बंद हो। आकेश रीचा एक साथ उन दोनों को देखते हैं जो उनको ही घूर रही थी। ____ सिंघानिया मेंशन गार्डन।
मेंशन के लेफ्ट साइड में एक कब्र खोदा गया था जिसके अंदर प्रिया सफेद कपड़ों में लिप्त लेटी हुई थी। उसके सिर के ऊपर उसके एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। सभी चारों तरफ घेर के खड़े थे। सभी ने इस वक्त व्हाइट कलर की कपड़े पहने हुए थे। सभी की आंखों में आंसू था, पर वहां पर शौर्य नहीं था। शौर्य दूर अपने बालकनी में घरा एकटक प्रिया की कब्र की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। सभी एक एक करके प्रिया के कब्र में मिट्टी डालते हैं। टीना मिट्टी डालते ही फिर से बेहोश हो जाती है। टीना की हालत देख प्राची दौड़ते हुए टीना के पास आती है। सिद्धार्थ टीना को अपने गोद में उठाकर घर के अंदर चला जाता है और प्राची, रिद्धि, मिश्का, रुक्मणी जी, दादी जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। प्रिया को कब्र देने के बाद सभी वहां से मेंशन के अंदर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद शौर्य वहां पर आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर प्रिया के मुस्कुराते हुए फोटो को देखते हुए, तुमने आज ही मुझसे वादा किया था ना प्रिया, तुम मुझसे शादी करोगे, 7 जन्म हम दोनों एक साथ रहेंगे, पर तुम तो 24 घंटे भी मेरे साथ नहीं रहे। मैं एक प्लेबॉय था, मैं मानता हूँ, पर तुम्हारे आने के बाद मैं बदल गया हूँ। जब से मुझे ये फील हुआ मैं तुम्हारे लिए मैं क्या फील करता हूँ तब से मैं बदल गया हूँ, पर तुम तो मुझे छोड़कर ही चले गए, तो मेरा बदलने का क्या फ़ायदा। तुम सेल्फिश हो, तुम एक नंबर की सेल्फिश हो। तुम्हें क्या लगी थी तुम ऐसे मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं रोऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मुझे कोई दुख नहीं है। तुम चले गए ना, मुझे छोड़कर जाओ, मैं भी पहले वाला शौर्य बन जाऊंगा। पहले वाला क्या, मैं पहले से भी बुरा शौर्य बन जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रहने या ना रहने से। शौर्य ये सब रोते हुए कह रही थी। उसके आंखों से झरने की तरह आंसू गिर रहा था। उसका प्यार जिसके साथ जीने से पहले ही उसने उसे खो दिया था। शौर्य वहीं पर प्रिया के ग्रेव के पास बैठकर रोने लगता है और रोते रोते वह वहीं पर सो जाता है। अंडस्को सुबह का वक्त, तनिष्क के विला में। तनिष्क जो पूरी रात तक सोया नहीं था और वह पूरी रात विला से बाहर था। तनिष्क विला के अंदर आकर सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है और अपने फ़ोन लेकर किसी को कॉल करता है। एक ही रिंग में उधर से कॉल रिसीव हो जाता है तो तनिष्क कहता है, प्लेन कितनी दूर तक गया? मैंने जैसा कहा था किया। उधर से हर्षद कहता है, हाँ हमने वीडियो बना लिया है और उसे हमने मास्टर को सेंड भी कर दिया। अभी तक उसने देखा नहीं, बट आई एम श्योर वह वीडियो देखते ही वह खुद को रोक नहीं पाएगा। अपने बेटी को बचाने के लिए वह तुरंत इंडिया आएगा। तनिष्क के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और वह कॉल कट करने ही वाला था, तभी उधर से अंकित का आवाज आता है, एक्स मास्टर को मुझे मारना है, मुझे उससे बदला लेना है और मास्टर के मरने के बाद उसकी बेटी भी मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैं कभी उस सृष्टि को छोड़ नहीं सकता उसकी वजह से। इतना कहते कहते अंकित रुक जाता है। अंकित की आवाज में गुस्सा और नफरत साफ साफ झलक रहा था। तनिष्क सख्त आवाज में, वह लड़की इनोसेंट है, पर उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत है। तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, बस हाँ उसे जान से मत मारना और उसकी इज्जत पर हाथ मत डालना। अंकित नफरत से, उस जैसे लड़की को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। बस मेरे अंदर जो नफरत है, जो बदले की आग में मैं जल रहा हूँ, उसे मैं शांत करना चाहता हूँ। तनिष्क कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। फिर अपने चेयर पर बैठते ही वाला था कि उसके दिमाग में कुछ आता है और वह स्टडी रूम से निकाल अपने रूम की ओर जाने लगता है। तनिष्क जब रूम का डोर ओपन करके रूम में इंटर होता है तो उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल जाता है, क्योंकि उसके सामने प्राची अपने हाथ में नाइफ लेकर खड़ी थी। प्राची ने अभी तक तनिष्क को देखा नहीं था। वह उस नाइफ को अपने कलाई की ओर बढ़ने लगती है। तनिष्क भागते हुए प्राची के पास जाकर उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और प्राची को कसके गले लगाकर गुस्से में चिल्लाकर, पागल लड़की, तुम ये क्या करने जा रही थी? प्राची तनिष्क को खुद से दूर कर तनिष्क को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थी जिस वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। प्राची इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। प्राची रोते हुए तनिष्क के हाथ से नाइफ लेने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे नहीं जीना, नाइफ मुझे वापस करो, मैं मरना चाहती हूँ। मेरे वजह से ही ना तुम इतने लोगों की जान ले रहे हो। अगर मैं ही ना रहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम किसी को मार नहीं पाओगे। प्राची की बात सुनकर तनिष्क अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह प्राची को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है, खरगोश, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस पूरे दुनिया को आग लगा दूंगा, सबको मार दूंगा, तो तुम खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। प्राची रोते हुए तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश कर कहती है, मर क्यों नहीं देते तुम मुझे? क्यों ऐसे हर दिन मुझे तड़पा रहे हो? मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी है, मैं टूट चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे मर जाने दो, मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगी तो सब खुश हो जाएंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व, तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे मरना है, मैं मर। अब तनिष्क गुस्से में प्राची के चीक्स को पकड़ दांत पीसते हुए, खरगोश, अपने मुंह से फिर से यह शब्द मत निकालना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे तुम। तनिष्क की बात सुनकर प्राची जोर जोर से रोने लगती है। प्राची को ऐसे रोते देखा तनिष्क का गुस्सा शांत हो जाता है और वह फिर से प्राची को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, कब समझोगे तुम? मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता।
प्राची रोते हुए, तुम झूठ कह रहे हो, तुम मुझे तकलीफ देना चाहते हो, तुम मुझे पूरी जिंदगी अपने पास रखकर हर दिन तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो, बहुत बुरे हो तुम एक राक्षस हो, मॉन्स्टर हो तुम। तनिष्क प्राची के माथे को सहलाते हुए, हाँ मैं हूँ मॉन्स्टर, मैं हूँ बहुत बुरा, अब तुम शांत हो जाओ। तनिष्क प्राची को लेकर बेड पर बैठ जाता है और प्राची को अपने गोद में लेकर उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में प्राची नींद के आगोश में चली जाती है तो तनिष्क प्राची को धीरे से बेड पर लेट देता है और प्राची के फोरहेड पर किसकर, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कौन कर रहा है। किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है तुम्हारे और टीना के साथ? कोई क्यों टीना को मारना चाहेगा? किसने महेश गुप्ता को मारा? क्यों महेश गुप्ता ने तुमसे झूठ कहा? क्या सच में किसी का तुम दोनों से दुश्मनी है या फिर बात कोई और है? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रहा। इतना कहकर तनिष्क गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने साइड में रखे लाइट लैंप को फेंक देता है जिससे वह लैंप टूटकर बिखर जाता है। पर प्राची जो बहुत ज्यादा कमजोर थी उसकी आवाज सुनकर भी उसकी नींद नहीं खुली। _ सिंघानिया मेंशन। रुक्मणी जी जो अभी शौर्य के रूम में बैठी थी वह शौर्य के बेड के एक कोने में बैठ पीछे अपनी सिर टिकाकर सो रही थी। तभी अचानक उनके कान में दादी जी की आवाज पड़ती है, रुक्मणी शौर्य कहाँ है? दादी की आवाज सुनकर रुक्मिणी जी की नींद खुल जाती। वह जल्दी से उठकर अपने साइड में बेड पर देखती है जहां पर शौर्य नहीं था। रुक्मिणी नीचे घबरा जाते हैं और वॉशरूम में देखते हैं तो शौर्य वहां भी नहीं था। रुक्मिणी जी घबराते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकाल गार्डन की ओर भागते हैं। उनके पीछे पीछे दादी भी जाती है। दोनों गार्डन में आते हैं तो वहां पर शौर्य नहीं था। रुक्मिणी जी घबराते हुए दादी को देख, मम्मी जी सॉरी, कहाँ चला गया? वह तो रूम में सो रहा था, कल रात वह प्रिया के ग्रेव के पास ही सो गया था, उसके बाद हम उसे रूम में लेकर गए पर सुबह होते ही वह कहाँ चली गई, कहीं वह कुछ गलत ना कर दे। दादी जी रुक्मिणी जी के सिर पर हाथ रख, डरो मत बहू, हमारे पोते को कुछ नहीं होगा, हम अभी आलोक से बात करते हैं। रुक्मिणी जी अपनी सिर हाँ में हिलती है और वो दोनों एक साथ मेंशन के अंदर चले जाते हैं। _ सिद्धार्थ का विला। सिद्धार्थ अपने रूम में किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह बहुत सीरियस लग रहा था। सिद्धार्थ फोन पर बात कर ही रहा था तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देता है। सिद्धार्थ पीछे पलटकर देखता है तो टीना जो सो रही थी उसकी नींद खुल गई थी और वह बेड से उतर के डोर की तरफ जा रही थी। पर डोर के पास जाने से पहले टीना की पैर मुड़ जाती है और वह मुंह के बाल फ्लो पर की जाती है। सिद्धार्थ फोन को रख भागते हुए टीना के पास जाता है और टीना को अपने गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। टीना सिद्धार्थ को देखते हुए, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ टीना को देखता है, तुम यही रहोगे? टीना बेड से उतरने की कोशिश करती है पर सिद्धार्थ उसे पकड़ के फिर से वेट में बिठा देता है। टीना सिद्धार्थ के हाथ को झक उसे घूरते हुए, मैं यहाँ पर क्यों रहूंगी? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने दी के पास जाना है। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके, अगर तुम घर चले भी जाओगे तो भी तुम्हें तुम्हारी दी नहीं मिलेगी क्योंकि वह अभी तनिष्क के साथ उसके विला में रह रही है। सिद्धार्थ की बात सुनकर टीना फिर से पैनिक करने लगती है। वह जल्दी से उठकर डोर की तरफ जाते हुए, वह मेरे दी को मार देगा, मुझे दी के पास जाना है। सिद्धार्थ टीना को पकड़ उसे अपने पास खींचकर उसके चेहरे को देख, पागल हो गई हो क्या? वह तुम्हारे दी को क्यों मारेगा? वह तुम्हारे दी से प्यार करता है, कहाँ है? टीना अपनी सिर नामे हिलाते हुए, उसने पापा को मार दिया, वह दी को भी मार देगा, मुझे दीदी के पास जाना है। सिद्धार्थ टीना को हक कर लेता है और उसके पीठ को थपथपाते हुए, टीना शांत हो जाओ, देखो बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरा है, कोई तुम्हें जान से मारना चाहता है, तुम्हें यही रहना होगा। टीना जो सिद्धार्थ के ऐसा करने से थोड़ी शांत हुई थी, सिद्धार्थ की बात सुनकर वह फिर से सिद्धार्थ को खुद से दूर कर, यहीं पर रहना होगा, मतलब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सिद्धार्थ इस सर्द आवाज में, तुम्हें यही रहना होगा चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। टीना गुस्से में सिद्धार्थ की कॉलर पकड़, तुम मुझे यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हो? तुम भी तो अपने भाई के साथ मिले हुए हो। हाँ तुम भी मिले हुए हो, सभी मेरे दी को अकेला कर देना चाहते हो ना, सबको उससे दूर करके। सिद्धार्थ एक गहरी सांस छोड़कर टीना के गाल पर जोरदार एक थप्पड़ मार देता है जिससे टीना खुद को संभाल नहीं पाती और फ्लो पर गिर जाती है। सिद्धार्थ टीना को देखते हुए, वैसे तो मैं गुस्सा नहीं करता पर पता नहीं क्यों तुम्हारे आसपास होते ही ना मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अब तक तुम्हें शांति से समझा रहा था क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन कैसा है, पर नहीं, तुम तो मानते ही नहीं हो। उंगली दिखाकर अपनी कान खोलकर सुन लो, तुम यहीं पर रहोगे जब तक ये पता नहीं चलता कौन तुम्हें मारना चाहता है। इस घर से बाहर एक कदम भी तुम नहीं रख पाओगे, अगर एक कदम रखे तो पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। मेड ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा है, खा लेना और फ्रेश भी हो जाना, कपड़े रखे हुए हैं तुम्हारे। इतना कहकर सिद्धार्थ रूम से बाहर चला जाता है और टीना रोते हुए उसे जाते हुए देखती है। कौन टीना को मारना चाहता है?
शौर्य कहाँ गया? अंकित किस बदले की बात कर रहा था? एपिसोड 68। अब आगे। दोपहर का वक्त। तनिष्क का विला। तनिष्क स्टडी रूम में बैठा था, तभी वहां पर अर्नब आता है। तनिष्क अपना सिर घुमा के अर्नब को देखता है तो अर्नब अपना सिर हिलाते हुए अपने हाथ में ली टैब को तनिष्क को देकर कहता है, ये है एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज। तनिष्क टैब में देखता है जहां पर सड़क के बीचों बीच एक कार अचानक से रुक जाती है और उसके अंदर से टीना निकल चारों तरफ देखते हुए एक साइड की ओर दौड़ने लगती है। तभी उसके आगे एक लॉरी आ जाता है, जिस कारण डर के मारे टीना अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी प्रिया आगे आकर टीना को पुश कर देती है, जिससे टीना एक साइड में गिर जाती है और वह लॉरी प्रिया को टक्कर मारता है, जिससे प्रिया दूर जाकर गिरता है। उसके खून से पूरा सड़क लाल पड़ जाता है और फिर वह लॉरी प्रिया के ऊपर ही चलाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। टीना जो शोक में थी वह होश में आती है और जल्दी से प्रिया के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर प्रिया नहीं उठाती। तभी वहां पर शौर्य भी आ जाता है और प्रिया को अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह भागते हुए साइड में अपने कार में जाता है और साथ में टीना भी जाती है। कार स्टार्ट करके वह लोग वहां से निकल जाते हैं। फुटेज को देखने के बाद तनिष्क टैब को अर्नब को दे देता है तो अर्नब कहता है, हमने उसे ड्राइवर को पकड़ लिया है, पर वह बता नहीं रहा है उसे किसने भेजा। तनिष्क कुछ सोचते हुए, टीना जिस कार को लेकर निकाली थी वह कार तो खरगोश की है ना, खरगोश उस कार को ज्यादा यूज करती है। अर्नब अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ वह कार प्राची मैम की ही है। उनकी 2 कार है जिसमें से टीना मैम लेती है, पर टीना मैम की कार खराब हो गई थी तो उनकी कार रिपेयरिंग में दिया गया था जो प्राची मैम ड्राइव कर रही थी, और प्राची मैम की कार जो टीना मैम के पास है वह टीना में ड्राइव कर रही थी। तनिष्क चेयर से उठते हुए, तुम यहीं पर रहो, खरगोश पर नजर रखना और सारे बॉडीगार्ड को चौकन्ना रहने को कहो, खरगोश विला से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर तनिष्क स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। तनिष्क के जाते ही अर्नब भी चुपचाप स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। अंडरस्को वही कॉलेज में सृष्टि अपने क्लास से बाहर निकलती है, तभी वह सामने से निकल रहे अंकित को देखती है जो निकलते ही सीधा अपने ऑफिस की ओर जा रहा था। सृष्टि भागते हुए अंकित के पास आती है और उसके सामने आकर उसे रोकते हुए, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अंकित सृष्टि को देखते हुए, हाँ सृष्टि क्या बात करना है तुम्हें? सृष्टि अपनी सिर नीचे झुकाकर धीरे से कहती है, क्या आज आप मेरे साथ डिनर पर जाएंगे? सृष्टि की बात पर अंकित अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है तो सृष्टि जल्दी से कहती है, मतलब मेरे साथ अकेले नहीं, मेरे फ्रेंड भी जा रहे हैं। अंकित अपना सिर ना में हिलाकर, सॉरी सृष्टि मुझे बहुत काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। इतना कहकर अंकित जाने लगता है तो सृष्टि फिर से उसके सामने आकर, ठीक है तो क्या आप मुझे इवनिंग को मिल सकते हैं? अंकित अपने एक आईब्रो ऊपर करके, वह भला क्यों? सृष्टि जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, वह आपने जो शो कैरेक्टर मुझे दिया है ना, मैं उसकी कुछ डायलॉग भूल गई हूँ इसलिए। अंकित अपना सिर हाँ में हिलता है तो सृष्टि भी मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। अंकित बस उसे एक स्माइल पास करके जाने लगता है। अंकित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वही सृष्टि अंकित को जाते हुए मुस्कुराकर देख रही थी, उसकी आंखों में अंकित को देखते हुए कुछ अलग ही दिख रहा था। सृष्टि मुस्कुराते हुए अंकित को देख ही रही थी, तभी उसके पीठ पर कोई मुक्का मारता है तो सृष्टि अपने पीठ को पकड़ पीछे देखी है जहां पर उसकी दोस्त लिली खड़ी थी। सृष्टि दर्द से करहाते हुए, तूने क्या मुझे पंचिंग बैग समझा है जो हमेशा मुझे मारती रहती है? लिली उसे घूरते हुए, तू क्लास से बाहर आ गई, मैंने तुझे कहा था ना बाहर आते ही मुझे कॉल करना, मैं कब से बैठी हूँ कैंटीन में और तू आ ही नहीं रही है तो मैं ही देखने आ गई, पर तू बता किसी को देख रही है इतने प्यार से? सृष्टि बात बदलते हुए, यार छोड़ना मुझे बहुत भूख लगी है, चल कुछ कहते हैं। इतना कहकर सृष्टि खींचते हुए लिली को वहां से कैंटीन की ओर ले जाती है। अंडरस्को सिद्धार्थ के विला। सिद्धार्थ सुबह विला से निकल गया था और वह अभी आ रहा था। विला के अंदर आते ही सिद्धार्थ एक मेड को देख उसने खाना खाया। वह मेड सिद्धार्थ के सामने आकर अपना सिर झुका के, नहीं मैडम ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। सिद्धार्थ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, फिर से उसे खाना देकर आओ। मेड अपना सिर हाँ में हिलाकर किचन में चला जाता है। सिद्धार्थ वहां से सीधा रूम में जाता है तो देखता है टीना अभी भी वही कपड़े पहनी हुई थी जिसमें खून लगी थी और वह इस वक्त रूम के एक कोने में बैठी सो रही थी। सिद्धार्थ गहरी सांस छोड़कर वॉशरूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद सिद्धार्थ व्हाइट कलर की बाथरोब पहने बाहर आता है तो वही मेड अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। सिद्धार्थ उस मैट को कुछ इशारा करता है, वह मेड खाने को टेबल में रखकर फिर से सिद्धार्थ को देखती है तो सिद्धार्थ टीना के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में ले जाकर बाथरूम में लेट देता है और उस मेड को देखते हुए, इसे साफ करके अच्छे कपड़े पहना देना, मेरे कपड़े कबर्ड में है। मेड अपना सिर हाँ में हिलता है तो सिद्धार्थ रूम से बाहर निकल सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम।
स्टडी रूम में आते ही सिद्धार्थ किसी को कॉल करता है। एक ही रीनन में उधर से कॉल रिसीव हो जाता है तो सिद्धार्थ कहता है उसने वीडियो देखा। उधर से श्रेया कहती है यस मैक्स, कुछ मिनट पहले ही उसने वह वीडियो देखा एंड आई एम श्योर वह बहुत जल्द इंडिया आने वाला है। सिद्धार्थ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उस लड़की पर नजर रखो। इतना कहकर सिद्धार्थ कॉल कट कर देता है और चेयर पर बैठ के सामने अपने लैपटॉप में कुछ ईमेल चेक करने लगती है। करीब 1 घंटे बाद एक मेड दौड़ते हुए स्टडी रूम में आता है और अपना सिर झुका के सर मैम। सिद्धार्थ आंखें छोटी करके क्या मैं? वह मेड थोड़ा डरते हुए सर मैम भाग गई है, मैं उनको कपड़े पहनाया और फिर जब रूम में लेकर आ रहे थे तभी उन्होंने मुझे पुश किया और खुद रूम से बाहर भाग गई। सभी हमने बहुत ढूंढा पर मैं पूरे विला मैम कहीं नहीं है। सिद्धार्थ गुस्से में उठ खड़ा होता है और कुछ देर उस मेड को देखने के बाद स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ के जाते ही वह मेड एक राहत की सांस लेती है और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चली जाती है। सिद्धार्थ बाहर आकर देखता है तो सभी मेड वहां पर सिर झुकाकर खड़े थे। सिद्धार्थ अपने फोन लेकर बॉडीगार्ड को फोन कर मिस गुप्ता कहाँ है? उधर से एक बॉडीगार्ड बोला मैडम तो अंदर ही है, वह बाहर नहीं आई। सिद्धार्थ कॉल कट कर देता है और सारे मेड को घूरते हुए अच्छे से ढूंढो, वह विला में ही है, बाहर नहीं गई है वह। सभी अपना सिर हाँ में हिलाकर जल्दी जल्दी चारों तरफ फैल जाते हैं और टीना को ढूंढने लगते हैं। सिद्धार्थ भी टीना को ढूंढते हुए ऊपर चला जाता है। सिद्धार्थ गुस्से में टेरेस की ओर जा रहा था तभी एक कोने में उसे कुछ हलचल महसूस होता है तो सिद्धार्थ उस तरफ देखा है पर वहां बहुत ही ज्यादा अंधेरा था जिससे कुछ भी नहीं दिख रही थी। सिद्धार्थ इग्नोर करके आगे जाने लगता है तभी उस कोने से टीना बाहर आती है और एक नज़र सिद्धार्थ को देखने के बाद मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से कोई उसे कोहनी से पकड़ अपने पास खींचता है और टीना जब सामने देखती है तो उसके सामने सिद्धार्थ गुस्से में खड़ा था। सिद्धार्थ टीना को अपने गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने लगता है। टीना सिद्धार्थ के चेस्ट पर मरते हुए नीचे उतरो, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, नीचे उतरो। सिद्धार्थ बस एक नज़र अपनी लाल आंखों से टीना को घूरता है तो टीना चुप हो जाती है। सिद्धार्थ टीना को रूम में ले जाकर उसे बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर जाकर टीना के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसके सिर के ऊपर करके टीना के चीन को कस के पकड़ दांत पीसते हुए मुझे तुम्हें यहाँ रखने में कोई शौक नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है, नहीं तो मैं तुम्हें कब का यहाँ से दफा कर देता। तो मेरे पेशेंस की टेस्ट मत लो और शांति से यहाँ रहो और मुझे भी शांति से रहने दो। टीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मेरी जान को खतरा है तो इससे तुमको क्या? अगर मरना है तो मैं मारूंगी ना, तुमको तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे जाने दो। सिद्धार्थ का पकड़ टीना पर मजबूर हो जाता है और वह अपने चेहरे को बिल्कुल टीना के चेहरे के करीब ले जाकर तुम्हें कुछ अगर हो जाए तो मेरा बहुत कुछ, अब ज्यादा सवाल ना करके चुपचाप मेड खाना देकर गई है वह खा लो, अब तो ठंडा भी हो गया होगा पर तुम्हें यही खाना होगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। इतना कहकर सिद्धार्थ टीना के ऊपर से उठ जाता है तो टीना सिद्धार्थ को देख दूसरी तरफ चेहरा करके मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। सिद्धार्थ टीना को ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और उसके पास बैठकर चुपचाप खा लो वरना मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। टीना सिद्धार्थ को घूरती है तो सिद्धार्थ उसे खाने की तरफ इशारा करता है। टीना भी गुस्से में तमतमाए जल्दी जल्दी खाने को खा लेती है। खाने के बाद प्लेट को टेबल पर पाठक खा लिया ना मैंने, अब तुम्हें खुशी मिल गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर छोटा सा स्माइल आ जाता है और वह उठकर रूम से बाहर जाते हुए अभी तुम यही रहोगे तो बाहर जाने की कोशिश मत करना, बेड के पास टेबल पर तुम्हारी फोन है। इतना कहकर सिद्धार्थ रूम से बाहर चला जाता है और बाहर से डोर को लॉक कर देता है। टीना बस जाते हुए सिद्धार्थ को घूरती ही रहती है। अंडरस्को जंगल के अंदर एक आलीशान विला बना हुआ था। विला के पार्किंग में तनिष्क का कार रुकता है और तनिष्क कार से बाहर आता है। तनिष्क इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था जिस कारण उसका चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ था और वह किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। तनिष्क सीधा विला के अंदर जाता है तो लिविंग रूम में ही एक लड़की जिसके हाथ पैर और मुंह बांधे हुए थे वह बेहोश पड़ी थी। तनिष्क सामने रखे चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और कुछ देर उस लड़की को घूरने के बाद अपने एक बॉडीगार्ड को देखता है तो बॉडीगार्ड अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वह बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक बकेट ले आता है और बकेट में रखे ठंडे पानी का उस लड़की के ऊपर फेंकता है जिससे वह लड़की होश में आ जाती है और छटपटाते हुए उठने की कोशिश करती है। उस लड़की के ऐसा करने से तनिष्क उस बॉडीगार्ड को फिर से देखता है तो वह उस लड़की के मुंह से टेप को हटा देता है। वह लड़की गहरी गहरी सांसें लेते हुए सामने तनिष्क को देखती है। तनिष्क उस लड़की को गुस्से में अपनी जलते हुए आंखों से घूर रहा था। तनिष्क के ऐसे घूरने से वह लड़की मुस्कुराने लगती है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहती है द तनिष्क सिंघानिया, मुझे पता है तुम मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे पत्नी को जो मरने की कोशिश किया, सच कहूँ तो मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं होती। अगर सच में वह प्राची को मार पाती तो पर पता नहीं बार बार वह बच क्यों जाती है, उसकी किस्मत इतना अच्छा क्यों?
तनिष्क उस लड़की के गाल में एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वह लड़की जो थोड़ी सी बैठने की कोशिश कर रही थी वह फिर से फ्लो पर लेट जाती है। उसकी सिर फ्लो पर टकराती है, जिससे उसके सिर से खून आने लगता है। तनिष्क गुस्से में उस लड़की को घूरते हुए, शनाया, मैंने सोचा मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने दूंगा, बट तुमने प्राची को मारने की कोशिश करके अपनी हद पार कर दिया है। शनाया तनिष्क को देख बंद से मुस्कुराते हुए, तुमने मेरी जैसी हालत कर दिया है ना। इसके बाद मैं खुद मारना चाहती हूँ, पर मैं नहीं मार रही थी क्योंकि मुझे तुम्हें और प्राची को बर्बाद होते देखना है। तुमने प्राची के लिए मेरे साथ यह सब किया ना, देखना तुम्हारी वह प्राची वही तुम्हारी जान लेगी। तनिष्क शनाया के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, और अगर प्राची मुझे कभी मारना चाहेगा तो मैं खुशी खुशी उसके हाथों मर जाऊंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार। और तुमने मेरे प्यार को चोट पहुंचाए, फिर भी मैंने तुम्हें जाने दिया, पर अब बहुत हो गया। शनाया जोर जोर से हंसते हुए, तुमने मुझे जाने दिया, तुमने मेरी रेपुटेशन को बिगाड़ दिया, आसमान से मुझे जमीन पर ले आए, मेरा चेहरा खराब कर दिया। उस दिन उन 3 आदमियों के साथ मुझे छोड़ दिया, जिससे उन सभी ने मेरा रेप किया, और कह रहे हो तुमने मुझे जाने दिया। तनिष्क शनाया के बालों को पकड़ उसे अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करके दांत पीसते हुए, तुमने मेरे प्राची के साथ जो किया ना, उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं, और उस दिन तुम प्राची के साथ जो करना चाहते थे मैंने तुम्हारे साथ वही किया। तनिष्क शनाया के बालों को छोड़ देता है, जिससे शनाया पीछे की ओर गिर जाती है। तनिष्क फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर क्लैप करता है तो 2 बॉडीगार्ड वहां पर एक लाश को ले आता है। शनाया उस लाश को तो कभी तनिष्क को देख रही थी, तनिष्क बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। शनाया जब उस लाश को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में खौफ दिखाई देने लगती है। उसके सामने पड़े लाश किसी और की नहीं, उस ड्राइवर का था जिसने प्रिया का एक्सीडेंट किया था। उस ड्राइवर का हाथ काट दिया गया था, उसके चेहरे में भी काटने का निशान था, और उसके चेस्ट से लेकर कमर तक का स्क्रीन काट लिया गया था। उसकी आंखें जो उखाड़ लिए गए थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। शनाया चिल्लाते हुए तनिष्क को देखा, तुम इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो? अपनी हाथ जोड़कर प्लीज तुम मुझे गोली मार दो, खाई से फेंक दो, पर मुझे ऐसे मत मारो प्लीज, मेरे चेहरे पर ऐसे ही बहुत दर्द है प्लीज। शनाया तनिष्क के सामने अपना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि शनाया के हाथ पैर को खोल दिया गया था। तनिष्क शनाया को नफरत से देखते हुए, मैं तुम्हें गोली ही मार देता अगर तुम मेरे खरगोश के पीछे ना पड़े होते, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इस ड्राइवर के साथ हुआ। इतना कहकर तनिष्क उठकर वहां से चला जाता है और शनाया बस चिल्लाते ही रह जाती है। तनिष्क के जाते ही सभी बॉडीगार्ड शनाया के करीब आने लगता है तो शनाया दौड़ते हुए उनको देखकर, मुझे छोड़ दो, देखो मैं तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम लोग जो चाहोगे मैं वो दूंगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। पर वह सभी बॉडीगार्ड तनिष्क के वफादार थे, वह लोग शनाया के एक नहीं सुनते और उसके बालों से पकड़ खींचते हुए उस टॉर्चर रूम में ले जाता है। _ हर्षद अपने रूम में बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था, तभी रूम में श्रेया आती है और हर्षद को देखते हुए, फिर से क्या हैक करने की कोशिश कर रहा है? एक्स या मैक्स ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हर्षद अपना काम करते हुए, मैं 5 साल पहले क्या हुआ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रेया कंफ्यूज होकर हर्षद के पास आकर स्क्रीन पर देखते हुए, 5 साल पहले? 5 साल पहले क्या हुआ? हर्षद गहरी सांस छोड़कर श्रेया को देख, यही कि असल में अंकित की फैमिली के साथ हुआ क्या? क्योंकि 5 साल पहले सृष्टि 13 साल की थी, मुझे डाउट हो रही है कि एक 13 साल के बच्चे को कोई कार क्यों ड्राइव करने देगा। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पर मुझे मिल नहीं रहा है, और अगर ऐसा हुआ भी कि सृष्टि ही कार ड्राइव कर रही थी और उसी के कार से एक्सीडेंट हुआ था अंकित के फैमिली के कार का, जिससे उन सबकी डेथ हो गई, पर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सृष्टि भी काफी बुरी हालत में थी, वह भी मरते मरते बची है, तो अभी अंकित जो सृष्टि के साथ करने का सोच रहा है ये गलत है। एक बार मुझे प्रूफ मिल जाए फिर मैं अंकित को सही रास्ते पर ला सकता हूँ, पर प्रूफ के बिना तो वह मेरा बात ही नहीं सुनेगा। हर्षद की बात सुनकर ना जाने क्यों श्रेया को अच्छी नहीं लगती, वह गुस्से में लैपटॉप में बैक बटन पर प्रेस कर देती है, जिससे हर्षद की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह श्रेया को देखते हुए, पागल हो गया है क्या? 2 दिन से मैं इतनी मेहनत करके इतनी दूर तक आया था, तूने मेरे पूरे मेहनत पर पानी फेर दिया। श्रेया गुस्से में हर्षद को घूरते हुए, हमें यहाँ पर अपने दूसरे मिशन के लिए बुलाया गया है, ना कि लोगों को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, और यह सृष्टि और अंकित की बात है तो वह दोनों सॉल्व कर लेंगे। एक्स ने खुद अंकित को सृष्टि से अपना रिवेंज लेने के लिए परमिशन दिया है, तो तू इसमें मत घुस। हर्षद भी गुस्से में चेयर से उठकर श्रेया को घूरते हुए, तू पागल हो गई है? ट्रेनिंग के वक्त हमें क्या सिखाया गया? कुछ भी हो जाए हम किसी इनोसेंट को पनिश नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए 100 गुनहगार आज़ाद ही क्यों ना हो जाए। और तू ये कह रही है सारा सच न जानकर मैं ऐसे अंकित को एक लड़की के साथ गलत करने दूंगा? श्रेया हर्षद की आंखों में देखती है और कहती है,
तुझे पता भी है परिवार को खोना क्या होता है, कितना दर्द होता है। तू तो बचपन से अनाथ है, तुझे क्या समझ आएगा कि कुछ देर परिवार के साथ रहने के बाद जब हमारे परिवार हमारी आंखों के सामने दम तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। मैं 5 साल की थी जब मेरे आंखों के सामने कुछ लोगों ने मेरे मम्मी का रेप करके उनको अपने साथ ले गया था और मेरे पूरे फैमिली को मार दिया था। और फिर कुछ दिन बाद ये पता चला मम्मी भी मर गई है। मैं छोटी थी तब, इतना समझती नहीं थी। मुझे पड़ोसियों ने अनाथ आश्रम छोड़ दिया था, तब से मैं वही पाली बड़ी हूँ। पर ये दर्द बहुत ही गहरा होता है, अपने आंखों के सामने अपने फैमिली को मारते देखना। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अंकित सृष्टि से बदला लेना चाहता है, क्योंकि सृष्टि ने उसके पूरे फैमिली को 5 साल पहले मार डाला। मैं भी उनसे बदला लेना चाहती हूँ, जिसने मेरे फैमिली को मारा है। मैं भी उनको ढूंढ रही हूँ। तो क्या जब मैं उनसे बदला लेने जाऊंगी तब भी तू मुझे रोकेगा, प्रूफ ढूंढेगा? हर्षद को श्रेया की बातों से बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ सही कहा तूने, बचपन से ही मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा, ना फैमिली क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे समझूंगा तेरे और अंकित का दर्द। मैं नहीं समझता, मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, ना तो दर्द क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। सॉरी अगर मैंने तुझे हर्ट किया हो तो। इतना कहकर हर्षद रूम से बाहर चला जाता है और श्रेया वहीं पर खड़ी रहती है। श्रेया की आंखें नम हो गई थी। वह हर्षद को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर उसने अपने बातों से हर्षद को हर्ट कर दिया था। श्रेया रोते हुए पीछे पलट डोर को देखते हुए, आई एम सॉरी हर्षद, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं बस अब नहीं कहना चाहती थी। मुझे पता है तेरा दर्द भी काम नहीं है, पर मुझसे नहीं सहन होती। अगर तू किसी और लड़की की फिक्र करता है तो जलन होती है, मुझे बहुत बहुत बुरा लगती है, गुस्सा आती है, और मैंने गुस्से में तुझसे कह दिया आई एम सॉरी। इतना कहकर श्रेया वहीं पर बैठकर रोने लगती है, पर हर्षद वह तो कब का वहां से जा चुका था। अंडस्को रात का वक्त, रात के 9 बजे। तनिष्क का विला। तनिष्क रूम में आता है तो देखता है प्राची बेड के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई है। उसने सुबह की कपड़े ही पहनी हुई थी और सामने खाना रखा हुआ था जो प्राची ने शायद देखी भी नहीं थी। तनिष्क एक गहरी सांस छोड़कर प्राची के पास जाकर बैठ जाता है। प्राची एक नज़र तनिष्क को देख फिर से दूसरी तरफ देखने लगती है तो तनिष्क प्राची के हाथ को अपने हाथ में लेकर, तुम मुझसे नफरत करते हो ना खरगोश। प्राची अपनी हाथ चुरा लेती है और वैसे ही दूसरी तरफ देखने लगती है तो तनिष्क प्राची के चेहरे को पकड़ अपने तरफ मोड़ते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। तनिष्क के ऐसा करने से प्राची तनिष्क की तरफ देखती है तो तनिष्क कहता है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा तो तुम मेरे साथ रहोगे ना। प्राची अपने गाल से तनिष्क का हाथ हटाकर, मुझे तुम्हारी कोई भी प्रूफ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है और तुम फेक प्रूफ भी मेरे सामने ला सकते हो, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्राची की बात सुनकर तनिष्क एक गहरी सांस छोड़ता है और प्राची को देखते हुए, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हें डिनर भी करना है। प्राची फिर से दूसरी तरफ देखते हुए, मुझे डिनर नहीं करनी। तनिष्क शरारती ढंग से अपने नाक पर हाथ रख, ठीक है डिनर मैं तुम्हें अपने हाथों से करा दूंगा, पर खुद से नहातों को बदबू आ रही है तुम्हारे बॉडी से, या फिर तुम चाहते हो ये भी मैं करूं? प्राची तनिष्क को घूरती है तो तनिष्क प्राची को अपने गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है तो प्राची हड़बड़ाकर उसके गोद से उतरने की कोशिश करती है। तनिष्क प्राची को वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और प्राची के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा अगर लेट हुआ तो। इतना कहकर वो प्राची के कान में हल्के से किस करके वॉशरूम से बाहर चला जाता है। प्राची तनिष्क को बाहर जाते हुए देखती है और फिर शावर ऑन करके अपनी आंखें बंद करके भीगने लगती है। तनिष्क दूसरे रूम के वॉशरूम में चला जाता है। 1 घंटे बाद तनिष्क रूम में आता है तो देखा है प्राची फिर से बेड के कोने पर वैसे ही बैठी है। उसने अब फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर ली थी, पर उसके बाल अभी भीगे थे जिससे पानी टपक रही थी और उसके ड्रेस को भीगा रही थी। तनिष्क प्राची के पास आता है और प्राची को अपने गोद में उठाकर ले जाकर शीशे के सामने बिठा देता है और साइड से टॉवल लेकर प्राची के बालों को पहुंचने लगता है। प्राची चुपचाप बैठी थी और तनिष्क को देख रही थी। कुछ देर बाद प्राची के बालों को अच्छे से पहुंचने के बाद तनिष्क हेयर ड्रायर से प्राची के बालों को सूखने लगता है। कुछ ही देर में प्राची के बाल सूख जाते हैं। फिर तनिष्क सिंदूर और मंगलसूत्र को प्राची को पहना देता है, जिससे प्राची की आंखें बंद हो जाती है, जिसे देख तनिष्क के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ जाता है और वह प्राची के फोरहेड पर किस करके, ये सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना तुम्हारी लुक इनकम्प्लीट लगती है। फिर तनिष्क प्राची को ले जाकर बेड पर बैठा देता है और बेड के साइड में एक बटन प्रेस करता है तो रूम में 2 मेड आ जाते हैं। एक मेड वहां पर रखे पहले के खाने को ले जाती है और दूसरी मेड वहां पर रात का डिनर रखकर चली जाती है। प्राची जो उस तरफ देख भी नहीं रही थी, तनिष्क एक प्लेट को अपने हाथ में लेकर प्राची को खिलाने लगता है। प्राची जिसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी वह चुपचाप खा लेती है, जिसे देख तनिष्क मुस्कुराते लगता है।
खाना खाने के बाद तनिष्क प्राची को देखा है, जो चुपचाप अभी भी बैठी हुई थी। तनिष्क एक गहरी सांस छोड़कर अंगड़ाई लेता है और प्राची के पास जाकर उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके पास में लेट उसे अपनी बाहों में भरकर, तुम्हें मुझसे जितना झगड़ा करना है कर सकते हो, जितनी बातें सुनना है सुना सकते हो, जो कहना है कह सकते हो, चाहे तो तुम तोड़फोड़ भी कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, पर ऐसे चुप नहीं रह सकते। आज मुझे बहुत नींद आ रहा है, कल मैं पूरी रात सोए नहीं, ना तो कल सुबह से तुम अपना झगड़ा स्टार्ट करना। गुड नाइट मेरी खरगोश। इतना कहकर तनिष्क प्राची के होठों पर और फोरहेड पर किस करके आंखें बंद कर लेता है। प्राची, जिसके आंखों में तनिष्क की बात सुनकर आंसू आ गए थे, वह अपने आंखों में आंसू लिए ही आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चली जाती है। प्राची के सोते ही तनिष्क अपने आंखें खोलता है और प्राची को देखते हुए, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी खरगोश, और तुम फिर से मुझे पहले की तरह प्यार करोगी और हम बहुत खुशी खुशी साथ में रहेंगे। एपिसोड 69 रोमांस। अब आगे। हॉस्टल। सृष्टि अपने रूम में आती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। रूम में आते ही सृष्टि अपने बैग को बेड पर रखकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है, तभी पीछे से आवाज आती है, मैडम जी कहाँ गए थे आप, और ऐसे झूमती झूमती कहाँ से आ रहे हैं। सृष्टि रुककर पीछे देखती है, जहां पर लिली बेड से टेक लगाकर बैठी हुई उसे ही घूर रही थी। सृष्टि फिर से मुड़कर वॉशरूम की ओर जाते हुए, मैं तो अंकित सर से मिलने गई थी। सृष्टि की बात सुनकर लिली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से सृष्टि के सामने आकर, क्या मतलब तू अंकित सर से मिलने गई थी, तुम दोनों के बीच में सच में कोई चक्कर चल रही है क्या। सृष्टि लिली के सिर पर मार के, पागल है क्या, वह मेरी जो रोल दिया था ना, मैं उसकी कुछ डायलॉग भूल गई थी, इसीलिए मैं सर से मिलने गई थी। लिली आंखें छोटी करके कमर पर हाथ रख, अच्छा जी, पर मुझे जितना याद है तुझे तो सारे डायलॉग अच्छे से याद थी, साथ में मिलकर हमने रिहर्सल थी किया, तब तुझे सब कुछ याद थी और तूने कितना अच्छी परफॉर्म किया। सृष्टि अपनी नजरें चुराते हुए, तो क्या मैं बाद में भूल नहीं सकती। बाद में भूल गई मैं यार, अब ऐसे सीआईडी की तरह सवाल मत कर, मुझे फ्रेश होने दे। इतना कहकर सृष्टि वॉशरूम की ओर जाने लगती है तो लिली पीछे से कहती है, सृष्टि तू कह रही थी तू इंडिया से नहीं है, मतलब इंडिया से बाहर है तेरी फैमिली, और तू यहाँ पर अपने फैमिली से छुपाकर इंडिया में पढ़ने आई है, पर तेरे नाम तेरी बातें सब कुछ तो इंडियन की तरह लगती है। सृष्टि पीछे पलट लिली को देख मुस्कुरा कर, बचपन में मैं और मेरी फैमिली सब इंडिया में ही रहते थे, हम इंडियन हैं, बट डैड के काम की वजह से हमें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, पर मुझे इंडिया बहुत पसंद है, मैं इंडिया से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी, पर तब मैं छोटी थी और मम्मी पापा के मुंह के ऊपर तो कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने पापा को बहुत कहा मुझे इंडिया से पढ़ाई करना है, पर वह नहीं मान रहे थे, तो मैं भाग कर आ गई। लिली कुछ सोचते हुए, काफी ब्रेव है यार, वैसे तुझे डर नहीं लगता अगर तेरी फैमिली वालों को पता चलेगा तू इंडिया में है। सृष्टि कुछ सोचती है और फिर अपनी कंधा उचका कर, पता जब चलेगा तब देखी जाएगी, अभी तो मैं टेंशन फ्री हूँ और मस्ती में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हूँ मेरी जन्मभूमि पर। सृष्टि की बात सुनकर लिली मुस्कुरा देती है, सृष्टि भी मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली जाती है। सृष्टि के वॉशरूम में जाते ही लिली जल्दी से अपनी फोन निकाल किसी को कॉल करती है और काफी सीरियस होकर बातें करने लगती है। अंडरस्को मनीषा एक कार से नीचे उतरती है और मुस्कुराकर अंदर देखी है तो दूसरे साइड से अर्नब बाहर आता है और मनीषा के पास आकर, तो तुम अंदर जाओ कल मिलते हैं। इतना कहकर अर्नब मुस्कुराकर मनीषा के सिर पर हाथ फेर के जाने लगता है तो मनीषा अर्नब को रोकते हुए, सर आपने मेरी बहुत मदद की और अभी आप मेरे घर के सामने हैं, तो क्या आप अंदर नहीं आएंगे। अर्नब मुस्कुराकर मनीषा के गाल खींचते हुए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सर मत बुलाया करो, भैया कहो ना, वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन ही हो और आज मुझे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा, बट पक्का जब भी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं जरूर आऊंगा। मनीषा थोड़ी उदास होकर, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी मैं कहती हूँ तो आप कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो आऊंगी। अर्नब मनीषा को हक करके, क्यूटी पाए, ऐसे क्यूट क्यूट चेहरा मत बनाया करो, मेरा दिल पिघल जाता है, मैंने कहा ना मैं जरूर आऊंगा, दरअसल अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम्हें तो पता है इन कुछ दिनों में क्या क्या हो गया, तो बॉस बहुत ज्यादा टेंशन में है और मुझे उनके साथ रहना होता है। मनीषा अर्नब से अलग होकर अपनी सिर हाँ में हिला के, ठीक है तो आज आप चले जाए, पर पक्का आप कल आएंगे घर, पहले आप प्रॉमिस करेंगे, फ्री में मानूंगी। इतना कहकर मनीषा अपनी हाथ आगे कर देती है और क्यूट सा फेस बनाकर, प्लीज सर आइए ना, कल मनीष भी आपसे मिलना चाहता है, बहुत दिन हो गए ना आप मनीष से मिले नहीं। अर्नब अपने हाथों को फोल्ड करके मनीषा को घूरते हुए, मनी अभी मैंने तुम्हें कहा मुझे भैया कहो और तुम फिर से सर कह रहे हो, तुम भैया कहोगे फिर मैं प्रॉमिस करूंगा। अर्नब की बात सुनकर मनीषा हंसने लगती है और अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, ठीक है भैया अब तो प्रॉमिस कर दीजिए। अर्नब भी मुस्कुराते हुए मनीष के हाथ में हाथ रख, ठीक है मेरी क्यूट पाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल शाम को मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, खुश।
मनीषा हंसते हुए अपनी सिर हाँ में हिलती है तो अर्नब मनीषा के माथे पर किस करके कार लेकर चला जाता है। मनीषा अर्नब को बाय करके कुछ देर जाते हुए अर्नब की कार को देखती है और फिर मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाने लगती है। मनीषा डोर के पास आई ही थी कि तभी कोई उसकी हाथ पकड़ उसे घर के पीछे की ओर ले जाने लगता है, जिससे मनीषा घबरा जाती है और अपने हाथ को छुड़ाने लगती है। मनीषा घबराते हुए सामने देखती है तो वह डरने लगती है क्योंकि सामने सौरभ था। सौरभ मनीषा को खींचते हुए घर के पीछे ले जाकर वॉल से सटा देता है और मनीषा को घूरते हुए उसके चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाकर दांत पीसते हुए, तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो वह लड़का था ना, तो तुम अर्नब के साथ क्या कर रहे हो? या फिर अर्नब के पास पैसा है तो तुम उसके साथ भी सोते हो? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फैक्ट नहीं कर पाता? क्या इतने पैसे देने के बावजूद तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं जो तुम किसी और के साथ सोने? मनीषा सौरभ को खुद से दूर कर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ मारकर, सबको अपनी तरह मत समझिए, वह आपके तरह गंदे नहीं है और आप जैसा सोच रहे हैं उनके साथ मेरी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सौरभ, जिसका चेहरा दूसरी तरफ को झुक गया था, उसका हाथ अपने गाल पर चला गया था। सौरभ गुस्से में कांपते हुए मनीषा को देखता है, जिससे मनीषा डर जाती है। सौरभ मनीषा के गले को पकड़ दबाते हुए उसे अपने पास करके, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा कोई रिश्ता नहीं है ना, तो उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे थे? हंसते हंसते गले लगा रहे थे, किस कर रहे थे, इसे मैं क्या रिश्ता समझूं? मनीषा अपने गले को चुराते हुए, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और वह एक अच्छे इंसान भी है, इसीलिए मैं उनसे हंसकर बात कर रही थी और हमारे बीच एक पवित्र रिश्ता है, इसे प्लीज गंदी नज़र से मत देखिए, मैं उनको अपनी। मनीषा और कुछ कहता उससे पहले सौरभ मनीषा के होठों पर होंठ रख देता है और उसे रूडली किस करने लगता है। मनीषा लगातार सौरभ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इस वक्त वह लोग मनीषा के घर के ठीक पीछे थी और उसे डर था कि कहीं वहां पर मनीष या फिर उसके पापा न आ जाए। कुछ देर मनीषा के होठों पर किस करने के बाद सौरभ मनीषा के होठों से अलग होता है और उसकी आंखों में देखते हुए, मदद तो मैं भी तुम्हारी करता हूँ पर तुम तो कभी मुझसे ऐसे प्यार से हंसकर बात नहीं करते हो, और जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करते हो, पर उसे तो नहीं किया। मनीषा अपने सांसों को कंट्रोल कर सौरभ को घूरते हुए, क्योंकि वह मेरे मदद करने के बदले मुझसे मेरा बॉडी नहीं मांगता, वह मुझे अपना। सौरभ मनीषा के बालों को पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब कर, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, हाँ। इतना कहकर सौरभ मनीषा के और कसके पकड़ता है, जिससे मनीषा की दर्द से मुंह खुल जाती है और सौरभ उसके होठों पर किस करने लगता है। मनीषा सौरभ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसे मनीषा के अर्नब का तारीफ करते देखा उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यूं कहे कि उसे जलन हो रहा था, पर यह बात उसे खुद भी नहीं पता था। सौरभ मनीषा के होठों पर किस करते हुए उसके नेक कॉलर बंद पर किस करने लगता है, तो मनीषा सौरभ को खुद से दूर करके रोते हुए कहती है, प्लीज सर यहाँ पर कुछ मत करिए, आप चले जाए मनीष या पापा। पर सौरभ मनीषा की कोई भी बात नहीं सुनता, वह फिर से मनीषा के होठों के पास आकर उसे किस करने लगता है और कुछ ही पल में उन दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे और सौरभ मनीषा को वॉल से चिपक के उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। मनीषा बहुत ही मुश्किल से अपने आवाज़ों को कंट्रोल कर रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाती है। सौरभ अपने कपड़े पहन रहा था और मनीषा को देखते हुए अपने जेब से 2 पैसे की गाड़ी निकाल मनीषा के ऊपर फेंकता है और अपने शर्ट के लास्ट बटन को बंद करके, अगर यह भी कम पड़े तो बता देना और भी दे दूंगा, पर तुम मेरी हो ये बात याद रखना, और मुझे नहीं पसंद मेरी वुमेन किसी और मर्द के पास जाए, तो जब तक मेरे साथ हो सबसे दूर रहना, फिर मुझे उस अर्नब के साथ तुम नहीं देखना चाहिए। इतना कहकर सौरभ बिना मनीषा को देख वहां से चला जाता है। मनीषा अपने आंखों में आंसू पहुंच उन पैसों को देखती है और फिर उन पैसों को वहीं पर छोड़कर अपने कपड़े पहन घर के अंदर चली जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर डोर को अंदर से बंद कर देती है। मनीष, जो अपने कमरे से बाहर आया था, मनीषा को अपने कमरे में जाते देख वह मनीषा के कमरे की डोर को नॉक करते हुए, दी आप कब आए हो, आपने डिनर किया? अंदर से मनीषा अपने आवाज को नॉर्मल करते हुए, मुझे भूख नहीं है छोटू, तू डिनर करके सो जा, बहुत रात हो गई है। मनीषा की आवाज सुनकर मनीष चुपचाप जाकर अपना डिनर करके रूम में चला जाता है। अंडस्को हर्षद, जो छत पर खड़ा स्मोकिंग कर रहा था और आसमान में तारों को देख रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आता है, सॉरी। हर्षद पीछे पलट के देखता है तो श्रेया सिर झुका के खड़ी थी। हर्षद हल्का सा मुस्कुरा कर, तू सॉरी क्यों कह रही है? तूने कुछ किया है क्या? श्रेया हर्षद को देखते हुए, तभी मुझे तुझे वैसे नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। हर्षद मुस्कुराकर श्रेया के सिर पर मरते हुए, तुझे लगती है मैंने वह सारी बात याद करके रखी है? मैं तो कब का भूल गया, चल जा अब सो जा, बहुत रात हो गया है। इतना कहकर हर्षद फिर से स्मोकिंग करने लगता है और आसमान में तारों को देखने लगता है, जिसे देखकर श्रेया हर्षद के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है और हर्षद को देखते हुए, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? ऐसे ही मुझसे गुस्सा रहेगा? हर्षद सिगरेट को वहीं पर फेंक के,
मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ और ऐसे दुखी चेहरा बनाकर मत घूम, ऐसे चेहरे के साथ तू मुझे बहुत अजीब लग रही है, चल छोड़ जा, सो जा, मैं भी जाता हूँ। इतना कहकर हर्षद छत से अपने रूम की ओर चला जाता है। श्रेया कुछ देर वहां पर खड़े रहने के बाद हर्षद के पीछे पीछे चली जाती है। हर्षद का रूम। हर्षद रूम में आकर अपने डोर को बंद करके अपने शर्ट को उतार के साइड में फेंकता है और पैंट को उतारने लगता है। तभी रूम का डोर ओपन करके श्रेया अंदर आती है। हर्षद पलट के श्रेया को देख गहरी सांस छोड़कर, क्या है श्रेया, मैं कह रहा हूँ ना जा, जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे प्लीज। श्रेया हर्षद के बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह हर्षद के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और हर्षद के चेहरे को देखते हुए, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगी। हर्षद गहरी सांस छोड़कर श्रेया को देख, मैंने तुझे कहा ना, मैंने तुझे माफ कर दिया है। श्रेया अपनी सिर ना में हिलाकर, नहीं तूने मुझे माफ नहीं किया है, तू अभी भी मुझसे गुस्सा है। हर्षद अपना सिर पकड़, मैं जब कह रहा हूँ मैं गुस्सा नहीं हूँ तो तू मान क्यों नहीं रहा है? अब क्या मैं दीवार पर अपना सिर पीट के तुझे ये प्रूफ दूं कि मैं तुझे माफ कर दिया? श्रेया कुछ कहने के लिए अपने कदम आगे बढ़ती है, तभी उसकी पर मुड़ जाती है और वह हर्षद के ऊपर गिर जाती है। हर्षद को इस चीज की जरा भी उम्मीद नहीं थी, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाता और दोनों ही एक साथ बेड पर गिर जाते हैं। बेड पर गिरते ही दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। श्रेया की नज़र हर्षद के लिप्स पर जाती है जो इस वक्त बंद थे। हर्षद भी श्रेया की नज़र को फॉलो कर लेता है और वह जल्दी से श्रेया को अपने ऊपर से धक्का देने ही वाला था, तब तक श्रेया हर्षद के होठों पर किस करने लगती है। श्रेया के ऐसा करने से हर्षद जम जाता है और श्रेया को खुद से दूर करने लगता है, पर श्रेया हर्षद की गर्दन पर अपने एक हाथ को लपेट उसके चेस्ट से लेकर एब्स तक अपने दूसरे हाथ को घुमा रही थी, जिससे न चाहते हुए भी हर्षद की आंखें बंद हो जाता है और वह मदहोश होने लगता है। हर्षद भी अब श्रेया की साथ देते हुए उसे किस कर रहा था। वह श्रेया को पलट देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगता है। साथ में अपने हाथ से सिया के टी शर्ट को शोल्डर से नीचे कर देता है और फिर से आगे नेक कॉलरबोन से होते हुए शोल्डर पर किस बाइट करने लगता है। श्रेया भी अपने दोनों पैरों को हर्षद की कमर पर लपेट लेती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पहले श्रेया को काफी ज्यादापन महसूस हो रही थी क्योंकि यह उसकी फर्स्ट टाइम थी, पर बाद में वह भी एंजॉय करने लगती है। _ करीब रात के 1 बजे एक सुनसान मैदान में एक जेट लैंड होता है और उसके अंदर से ढेर सारे बॉडीगार्ड बाहर आता है और लाइन में खड़े हो जाते हैं। सभी बॉडीगार्ड के बाहर आने के बाद एक आदमी जेट से बाहर आता है। ये कोई और नहीं मास्टर था। मास्टर बाहर आते ही सीधा सामने अपने मर्सिडीज कार में बैठ जाता है और उसके बैठते ही बाकी सारे बॉडीगार्ड भी अपने अपने कार में बैठ जाते हैं और सभी कार वहां से निकल जाते हैं। मास्टर कार के अंदर बैठकर अपने फ़ोन में वही वीडियो देख रहा था जिसमें सृष्टि बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके बॉडी में हर एक जगह चोट के निशान थे। वह किसी अंधेरे जगह में थी और रोते हुए खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, जिसे देखकर मास्टर का दिल दर्द से भरे जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। मास्टर वीडियो को बंद करके फ़ोन को साइड में फेंक कर दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है, एक्स, तुझे मेरे बेटी की हर एक आंसू की कीमत देना होगा। तुझे अगर मैंने खून की आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी मास्टर नहीं। इतना कहकर मास्टर आंखें बंद कर लेता है तो उनके आंखों के सामने सृष्टि के रोते हुए चेहरा आ जाता है, जिससे उनके आंखों के कोने से भी आंसू गिर जाते हैं। जिस लड़की को उन्होंने बचपन से इतनी नज़रों से पाला है, किसी प्रिंसेस की तरह, उसकी आज ये हालत देखकर उनका दिल बुरी तरह से रो रहा था। _ सुबह का वक्त। सिद्धार्थ का विला। टीना अपनी आंखें खोलती है और अंगड़ाई लेती है तो उसे अपने पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादापन महसूस होती है और साथ में उसे अपने सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। टीना अपने सिर को पकड़ उठकर बैठती है, तभी वह खुद पर ध्यान देती है तो उसने इस वक्त कुछ भी नहीं पहनी हुई थी, बस उसके ऊपर एक पतली सी वाइट कलर की चादर थी जिसमें भी खून के धब्बे थे। टीना की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह जल्दी से चादर को खुद के ऊपर लपेट पूरे रूम में देखती है तो रूम में कोई नहीं था। टीना अपनी सिर पकड़ कल रात की बातें याद करने लगती है तो उसे धीरे धीरे याद आती है। फ्लैशबैक। टीना रूम के कोने में बैठी थी, तभी डोर ओपन होता है और एक मेड रूम में आकर एक कप कॉफ़ी और एक गिलास दूध देकर जाता है। टीना उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। वह मेरे कुछ देर टीनी को घूरने के बाद रूम से बाहर निकल जाता है। उस मेड के जाते ही सिद्धार्थ अंदर आता है और टीना के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और दूध का गिलास उसे देते हुए, ये पी लो। टीना दूसरी तरफ चेहरा करके, मैं दूध नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद। सिद्धार्थ आंखें छोटी करके, मैंने क्या तुम्हें तुम्हारी पसंद पूछा है? मैंने कहा है ये पी लो, मतलब पायो। टीना अपनी सिर ना में हिलती है तो सिद्धार्थ जबरदस्ती उसे दूध पिला देता है, पर टीना अपने मुंह में उंगली डाल दूध की वॉमिटिंग सिद्धार्थ के नाइट ड्रेस पर कर देता है। सिद्धार्थ घुरकर टीना को देखता है तो टीना भी मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ अपने गुस्से को कंट्रोल कर उठकर वॉशरूम में चला जाता है।
सिद्धार्थ के जाते ही टीना साइड में रखे कॉफी को देखती है और कॉफी को अपने हाथ में लेकर, कॉफी पीना है ना, तुम्हें पिलाती हूँ अच्छे से काफी। इतना कहकर टीना कॉफी को ले जाकर डस्टबिन में फेंकने ही वाली थी कि तभी वह काफी को देखते हुए, वैसे काफी तो मुझे भी पसंद है, क्यों ना फेंकने की जगह मैं ही इसे पी लूं। इतना सोचकर टीना उस कॉफी को पी जाती है और फिर कॉफी कप को उसकी जगह में रखकर बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ बाहर आता है और सर घूर कर देखता है तो टीना वैसे ही दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी थी। सिद्धार्थ टीना को इग्नोर कर जाकर अपने कॉफी कप को लेता है तो उसे खाली देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह टीना को घूरते हुए, ये खाली क्यों है? टीना सिद्धार्थ को देख मुंह बनाते हुए, मुझे कैसे पता होगी क्या मैंने ये लाई? मेड को जाकर पूछो ना। सिद्धार्थ कप को साइड में रख टीना की तरफ झुकने लगता है तो टीना पीछे जाते हुए, क्या कर रहे हो? पास क्यों आ रहे हो? दूर रहकर बात करो। सिद्धार्थ टीना के करीब आके, मुझे लगता है मेरे कॉफी किसी जंगली बिल्ली ने खा लिया है ना। टीना दूसरी तरफ देखते हुए, मुझे कैसे पता होगा जंगली बिल्ली ने खाया या किसने खाया? सिद्धार्थ टीना के चेहरे के और करीब जाकर, तुम्हें क्या लगती है मुझे उस जंगली बिल्ली को पनिश करना चाहिए ना मुझसे बिना पूछकर मेरे काफी खाने के लिए? टीना जिसे अचानक कि अपने अंदर काफी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी और गर्मी भी फील हो रही थी, वह सिद्धार्थ से थोड़ा दूर जाकर खुद को नॉर्मल करते हुए, तुम उस बिल्ली के साथ जो चाहे वह करो, बस मुझसे दूर रहो। सिद्धार्थ टीना के और पास जाते हुए, उस बिल्ली के साथ जो चाहे वह करूं। टीना बेड पर लेट जाती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए, जो चाहे वह करो, बस यहाँ से जाओ, मुझे बहुत अजीब। टीना के और कुछ कहने से पहले सिद्धार्थ उसके ऊपर आ जाता है और उसके गालों को पकड़ उसके होठों पर किस करने लगता है। सिद्धार्थ के ऐसा करने से टीना चौंक जाती है और सिद्धार्थ को खुद से दूर करने लगती है, पर टीना को सिद्धार्थ के ऐसे किस करने से अपने अंदर की बेचैनी और गर्मी कम होती महसूस हो रही थी। वह कुछ देर सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश करने के बाद उसका साथ देने लगती है। टीना की साथ पाकर सिद्धार्थ और ज्यादा पैशन के साथ टीना को किस करने लगता है, पर अचानक कि सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगता है। वह टीना के ऊपर से उठने की कोशिश करता है, पर टीना ने अपने पैरों को सिद्धार्थ की कमर पर लपेट लिया था और उसके हाथ सिद्धार्थ के बाथरोब के अंदर उसके चेस्ट और एब्स पर चल रहे थे। सिद्धार्थ को महसूस हो रहा था टीना की बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो रही है। सिद्धार्थ को कुछ गड़बड़ लगता है, वह टीना को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर टीना ने अब तक अपने होश को बैठी थी। वह सिद्धार्थ को अपने पास खींचकर उसके एयर बोल पर किस करते हुए, दूर मत जाओ प्लीज। इतना कहकर टीना सिद्धार्थ के बाथरोब की डोरी खोल देता है और सिद्धार्थ को पाल्टा के उसके ऊपर जाकर उसके चेस्ट एब्स हर जगह पर हाथों को फ्लो करते हुए किस करने लगती है और अपने एक हाथ और नीचे लेकर जाता है, जिससे सिद्धार्थ भी अपने कंट्रोल खो देता है। सिद्धार्थ टीना को बालों से पकड़ अपने पास करके पलट जाता है और टीना के चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाकर, कल सुबह रिग्रेट मत करना। सिद्धार्थ की बातों को अनसुना कर टीना सिद्धार्थ के होठों पर किस करने लगती है तो सिद्धार्थ भी टीना के बॉडी को सहलाते हुए उसके ड्रेस को उसके बॉडी से अलग कर उसके पूरे बॉडी पर पागलों की तरह किस करने लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। टीना को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, जिससे सिद्धार्थ उसके साथ काफी ज्यादा सॉफ्ट था, पर धीरे धीरे सिद्धार्थ अपना कंट्रोल खोकर टीना के साथ वाइल्ड हो जाता है, जिसमें टीना सिद्धार्थ का पूरा साथ दे रही थी। फ्लैशबैक एंड ये सब सोचकर टीना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह अपनी सिर पकड़ खुद से कहती है, मैंने कल रात ये सब किया, पर क्यों? पर ऐसा कैसे हो सकती है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? टीना को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वह जल्दी से बेड के नीचे पड़े अपने कपड़े को पहनती है और लड़खड़ाते कदमों के साथ रूम से बाहर आती है और जैसे ही नीचे जाने वाली थी उसके कान में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे टीना कांप उठती है। टीना साइड में आकर अपनी सिर नीचे करके हॉल में देखती है, जहां पर कल रात जो मेड दूध और कॉफी दे गई थी वही मेड पड़ी थी। उसके माथे से खून निकल रही थी और उसके सामने ही सिद्धार्थ खड़ा था, जिसके हाथ में गन था, जिसे देख साफ पता चल रहा था सिद्धार्थ ने ही उस मेड को मारा है। इस सीन को देखकर टीना की हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगती है। वह जल्दी से रूम में जाकर रूम को अंदर से लॉक कर लेती है और एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है। _ तनिष्क का विला। सुबह जब प्राची की नींद खुलती है तो वह अपने बगल में तनिष्क को नहीं देख पाती। प्राची इसमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और वॉशरूम में जाकर फिर होकर आती है और रूम से निकाल हॉल में जाती है, जहां पर मेड कम कर रहे थे। प्राची को देख एक मेड प्राची के पास आकर, गुड मॉर्निंग मैम, आपको कुछ चाहिए? प्राची अपनी सिर ना में हिलाकर, गुड मॉर्निंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुस्कुराकर वह मेड अपनी सिर हिला के वहां से चली जाती है। प्राची पूरे विला को घूर घूर कर देखने लगती है, तभी पीछे से आवाज आता है, क्या देख रहे हो खरगोश? यह विला तुम्हारी ही है, सब कुछ तुम्हारी है। प्राची चौक पर पीछे पलट के देखती है तो तनिष्क, जिसने इस वक्त फॉर्मल ब्लैक सूट पहना हुआ था, वह अंदर आ रहा था। प्राची तनिष्क को इग्नोर कर आगे की ओर जाने लगती है।
तनिष्क प्राची के पास आकर उसे पीछे से हक करके उसके गर्दन पर किस करते हुए, खरगोश मैंने तुम्हें कल ही कहा है ऐसे चुप मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे इग्नोर मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारे सामने, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ पर अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे डांट सकते हो मार सकते हो बट प्लीज ऐसे इग्नोर मत करो। इतना कहते हुए तनिष्क प्राची के नेक को सक करने लगता है। प्राची चारों तरफ देखती है तो सभी मेड अपने नजरें झुकाकर काम कर रहे थे। प्राची तनिष्क से खुद को छुड़ाकर उसे देखते हुए कुछ कहती पर वह रुक जाती है और मुड़ के वहां से रूम की ओर जाने लगती है। तनिष्क जिसने कुछ दिनों से अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था अब उसका गुस्सा हाथ पर कर रहा था, क्योंकि प्राची पहले तो उसकी बात नहीं सुन रही है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, दूसरी अब वह उसे इग्नोर भी कर रही है और ऊपर से तनिष्क कल रात भी सोया नहीं था क्योंकि आधी रात को ही उसे एक कॉल आ गया था जिससे उसे बाहर जाना पड़ा था। तनिष्क भी गुस्से में प्राची के पीछे पीछे चला जाता है। तनिष्क को आधी रात को किसका कॉल आया था? कहाँ गया था तनिष्क? क्या अब सच में तनिष्क का गुस्सा प्राची के ऊपर टूट पड़ेगा या फिर से वह प्राची को प्यार से मनाएगा? क्यों सिद्धार्थ ने उस मेड को गोली मारा? टीना सिद्धार्थ के इस रूप को जानने के बाद क्या डर के उससे दूर भाग जाएगी? क्या टीना के साथ इंटीमेट होने के बाद सिद्धार्थ टीना को खुद से दूर जाने देगा? एपिसोड 70 रिद्धि के इटली जाना और मनीषा की प्रेगनेंसी। अब आगे तनिष्क प्राची के पीछे जा ही रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है। तनिष्क कॉल रिसीव करता है तो उधर से कुछ कहता है जिसे सुन तनिष्क अपने रूम में ना जाकर एक दूसरे रूम में चला जाता है। तनिष्क जॉब रूम में आता है तो देखा है शौर्य अपना सिर पकड़ के बेड पर बैठा है, उसके पास ही नितिन भी बैठा था। तनिष्क के आते ही नितिन बेड से उठ खड़ा होता है और तनिष्क को देखने लगता है। तनिष्क शौर्य को घूरते हुए नशा उतरा। शौर्य सिर ऊपर करके तनिष्क को देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ पर मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो कल। तनिष्क अपने हाथों को फोल्ड करके, तू तो कल क्लब में एक लड़की के साथ हुकअप करने वाला था है ना? शौर्य कुछ नहीं कहता तो तनिष्क उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, तूने एक्सेप्ट कर लिया ना? प्रयाब नहीं रही। शौर्य अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ भैया मैंने एक्सेप्ट कर लिया और जो चीज़ है उसे तो एक्सेप्ट करना ही होता है ना, मेरे एक्सेप्ट ना करने से वह मेरे पास वापस तो नहीं आ जाएगी। शौर्य की बात सुनकर तनिष्क शौर्य को हक कर लेता है तो शौर्य अभी तनिष्क को कस के हक करके रोते हुए कहता है, मैं क्या करूं भैया, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, बहुत प्यार करने लगा था मैं उससे, वह मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? नितिन जो दूर खड़ा था वह भी आकर तनिष्क के हाथ को अलग करके उसे हक करता है तो तनिष्क दोनों को हक करके, शायद प्रिया नहीं कोई और तेरे किस्मत में है तो तू ऐसे खुद को हट मत कर और उस सही इंसान के आने के इंतजार कर जो तेरे लिए परफेक्ट है। नितिन अपना चेहरा ऊपर करके शौर्य को देख, हाँ जैसे मैं कर रहा हूँ। तनिष्क उन दोनों को छोड़ता है और रूम से जाते हुए, एक मीटिंग है अब्रॉड में उसे तू हैंडल करेगा, आज शाम की फ्लाइट है, मेरा नहीं डैड की कंपनी का। शौर्य अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर, भैया आपको तो पता है ना मुझे ऑफिस की कोई भी काम कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना कोई मीटिंग। तनिष्क रुक कर शौर्य को देखते हुए, मैंने तुझे पूछा नहीं कहाँ है, यह मेरा ऑर्डर है तो जल्दी से पैकिंग कर ले, आज शाम की फ्लाइट है। इतना कहकर तनिष्क रूम से बाहर चला जाता है और शौर्य एक गहरी सांस छोड़कर नितिन को देखता है। नितिन अजीब सा मुंह बनाकर, मुझे क्या देख रहा है, मुझे भी मीटिंग पर जाना है पर वह इंडिया में ही है, राय ग्रुप को तो मैं ही टेक ओवर करने वाला हूँ ना कुछ साल बाद, और वैसे भी मैं तेरे तरह कामचोर नहीं हूँ। शौर्य नितिन को घूरते हुए है उसके पीठ पर एक मुक्का मार देता है जिससे नितिन की चीख निकल जाता है पर शौर्य उसकी चीख को इग्नोर कर वॉशरूम में चला जाता है। अंडरस्को सिद्धार्थ का विला। सिद्धार्थ बॉडीगार्ड को देखता है तो बॉडीगार्ड उस मेड के बॉडी को ले जाता है, वही सारे सरबेंदर से काम रहे थे। सिद्धार्थ सभी को घूरते हुए, अगर कोई भी खुद की ऐसी अंजाम न चाहे तो इसने जो गलती की वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी अपना सिर हाँ में हिलते हैं तो सिद्धार्थ वहां से सीधा अपने कमरे की ओर चला जाता है। मेड वहां पर खून को साफ करने लगते हैं। सिद्धार्थ रूम के पास आकर डोर खोलने की कोशिश करता है तो पता है डोर अंदर से बंद है। वही अंदर से टीना जब देखी है बाहर से कोई डोर खोलने की कोशिश कर रही है तो वह डर के मारे और से ज्यादा दुबकने लगती है। कुछ देर बाद अचानक ही डोर खुल जाता है जिससे टीना की आंखें हैरान से फैल जाती है और वह सामने देखती है जहां पर सिद्धार्थ खड़ा उसे ही घूर रहा था। सिद्धार्थ टीना के पास आते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में रहकर मेरे रूम को अंदर से लॉक करने की? सिद्धार्थ को अपने पास आते देख टीना और ज्यादा घबरा रही थी पर किसी तरह खुद को नॉर्मल कर सिद्धार्थ को देखते हुए, मुझे दी से मिलना है। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके, अचानक तुम्हें अपने दी से क्यों मिलना है?
टीना कुछ कहती कि तभी सिद्धार्थ का फोन रिंग करता है तो सिद्धार्थ कॉल रिसीव करता है। उधर से कुछ कहता है जिसे सुन सिद्धार्थ कॉल कट कर देता है और टीना को देखते हुए, तुम्हें कोई मारना नहीं चाहता, उनका टारगेट कोई और था। टीना जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और आंखों से आंसू पहुंचकर सिद्धार्थ को देख, मतलब मेरी जान को खतरा नहीं है तो अब तुम मुझे घर जाने दो, मुझे यहाँ पर। सिद्धार्थ टीना के पास आकर उसकी कमर को पकड़ खुद से चिपकाकर टीना के चेहरे को देखते हुए, तुम्हें लगता है कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैंने कहा था ना, सुबह रिग्रेट मत करना। टीना डर के मारे कांप रही थी जो सिद्धार्थ भी महसूस कर पा रहा था। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके, तुम तो कभी मुझसे नहीं डरते हो तो तुम आज मुझसे इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो। टीना खुद को नॉर्मल करते हुए सिद्धार्थ को देख, नहीं मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ। सिद्धार्थ टीना के फोरहेड पर किस करके, अब बताओ क्या तुम्हें रिग्रेट हो रही है कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए। टीना हाँ कहना चाहती थी पर सिद्धार्थ के डर से वह अपनी सिरना में हिलाकर, नहीं मुझे रिग्रेट नहीं हो रही, जो भी हुआ उसमें हाँ हम दोनों की सहमति थी, पर जो हुआ वह हो गया, वह बस एक वन नाइट स्टैंड थी। टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में टीना के चीक्स को पकड़ अपने चेहरे के करीब उसके चेहरे को लाकर, क्या कल रात हमारे बीच जो भी हुआ तुम्हारे लिए वह बस एक वन नाइट स्टैंड थी। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन को देख टीना जल्दी से अपनी सिरना में हिलती है तो सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह टीना को कस के अपने बाहों में भर लेता है। पर सिद्धार्थ को टीना के बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जो टीना उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, उसके किसी भी बात पर एग्री नहीं करती, वह उसके बात मान रही थी, उसकी बातों में सहमति जाता रही थी। सिद्धार्थ कुछ सोचता है जिसे सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है और वह टीना को खुद से अलग कर उसे देखते हुए, बेबी क्या तुमने मुझे उस मेड को मारते हुए देखा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर टीना के आंखों के सामने कुछ देर पहले की सीन आ जाती है। टीना और ज्यादा डर जाती है जिसे देख सिद्धार्थ को सब समझ आ जाता है। सिद्धार्थ टीना के चीक्स को पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करके, उस मेड को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि उसने कल रात मुझे ड्रग्स देने की कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली वह तुमने पी लिया। फिर टीना को छोड़ उससे थोड़ी दूर जाकर, मेरे लिए गलती होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो कभी कोई गलती करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी भी वही हाल होगी जो उस मेड का हुआ। टीना जल्दी से अपनी सिर हाँ में हिलता है तो सिद्धार्थ सिंह को लेकर वॉशरूम की ओर जाते हुए, वैसे तुमने अपना एग्जाम दे दिया है ना, एग्जाम कैसी गई तुम्हारी। टीना जल्दी से कहते आवाज में, अच्छी गई। सिद्धार्थ टीना को शावर के नीचे खड़ा कर, रिजल्ट आने के बाद तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना, कितने साल के लिए जा रहे हो तुम। टीना थोड़ा पीछे हटते हुए, 2 साल के लिए। सिद्धार्थ शावर ऑन करके टीना के नाइट ड्रेस को उतारते हुए, 2 साल के लिए क्यों। टीना जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए, तुम ये क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ टीना के हाथ को हटाकर उसके ड्रेस को उतारते हुए, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है क्योंकि आज 8 साल हो गए हैं उस दिन का जिस दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दिया, तो मुझे मत रोको, मुझे अपना मूड ठीक करना है। टीना सिद्धार्थ से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी इसलिए वह उसे नहीं रोकती। सिद्धार्थ टीना के कपड़े उतार अपने भी कपड़े उतारता है और टीना के होठों पर किस करते हुए वहीं पर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अंडरस्को। प्राची अपने रूम में बैठी थी तभी उसके फोन बजने लगती है। प्राची कॉल रिसीव करती है तो उधर से डीन कहता है, प्राची तुम कहाँ हो, अस्पताल में कितने इमरजेंसी पड़ते हैं और अगर हॉस्पिटल की डॉक्टर ही नहीं रहेंगी तब तो मुझे हॉस्पिटल बंद करना होगा। प्राची डीन को समझाते हुए, डीन एक्चुअली मेरी एक बहन की डेथ हो गई है इसलिए मैं कुछ दिन हॉस्पिटल नहीं आ रही। डीन थोड़ा नाराज होते हुए, प्राची तुम भूल गए हो तुमने डॉक्टर बनते वक्त क्या वादा किया था, तुम्हारी बहन की डेथ हो गई है, तुम्हें बहुत दुख हो रही है मुझे पता है, पर तुम्हारे यहाँ ना होने से ना जाने और कितने लोग अपने बहन भाई माता पिता को खोएगा, क्या तुम ये चाहते हो। प्राची अपनी सिर ना में हिलाते हुए, नहीं डीन मैं कभी ऐसा नहीं चाहती, ठीक है मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है और रूम से बाहर आकर सीधा विला से बाहर जाने लगती है, पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड प्राची को रोक देते हैं। प्राची गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, जाने दो मुझे। बॉडीगार्ड अपना सिर झुका के, सॉरी मैम बॉस ने हमें मना किया है, हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते। बॉडीगार्ड की बात सुनकर प्राची उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वह प्राची को छोड़ ही नहीं रहे थे, जिससे परेशान होकर प्राची अंदर आ जाती है और एक मेड को देखते हुए, तनिष्क कहाँ है। मेड अपनी सिर झुका के, सर स्टडी रूम में है। प्राची अपनी सिर हिलाकर, ठीक है स्टडी रूम कहाँ है। वह मेड हाथ दिखाकर ऊपर एक रूम को दिखाती है तो प्राची उस मेड को देख थैंक यू कहकर जल्दी से उस रूम की ओर बढ़ जाती है। स्टडी रूम। तनिष्क लैपटॉप में अपना काम कर रहा था और साथ में वह एक फाइल भी पढ़ रहा था। प्राची बिना नॉक किए अंदर चली जाती है।
ऐसे किसी के बिना नॉक किए अंदर आने से तनिष्क की आंखें छोटी हो जाती है और वह साइड में देखता है तो वहां पर प्राची था, जिसे देख तनिष्क के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं और वह प्राची को देखने लगता है। प्राची तनिष्क को घूरते हुए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तनिष्क अपना सिर हाँ में हिलाते हुए, ठीक है जाओ। प्राची हैरान हो, यह उसे नहीं लगी थी तनिष्क एक ही बार में मान जाएगा। फिर अपनी सिर झटक अपने हाथों को फोल्ड करके, तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं। तनिष्क अपने फोन निकाल अपने बॉडीगार्ड को प्राची को ना रोकने को कह देता है और प्राची को देख, अब वह लोग तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम जाओ। प्राची खुश हो जाती है और मुड़कर जाने लगती है, तभी उसके कान में तनिष्क का आवाज पड़ता है, पर तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड भी जाएगा। प्राची रुककर आंखें छोटी करके मुड़के तनिष्क को घूरते हुए, क्या तुम मुझे किसी कैदी की तरह ट्रीट कर रहे हो कि अगर तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं भाग जाऊंगी, कैदी हूं मैं तुम्हारी। तनिष्क चेयर से उठकर प्राची के पास आकर प्राची के कमर को पकड़ अपने पास खींच के उसके चेहरे से उसके बालों को हटाकर, कैदी नहीं हो, वाइफ हो मेरी और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदारी है। प्राची तनिष्क से दूर जाकर, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं अकेले जाऊंगी हॉस्पिटल, तुम्हारी कोई भी बॉडीगार्ड मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। तनिष्क फिर से जाकर चेयर पर बैठते हुए, ठीक है अगर बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो तुम भी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, अब तुम चूज करो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। प्राची कुछ देर तनिष्क को घूरती है और फिर अपने पैर पटकते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। तनिष्क कुछ देर प्राची को देखने के बाद एक गहरी सांस छोड़कर फिर से अपना काम करने लगता है। अंडस्को 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 हर्षद का नींद खुलता है और वह अपने बाहों में श्रेया को सोते हुए पता है। हर्षद के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वह श्रेया के फोरहेड पर किस करके, गुड मॉर्निंग। श्रेया आंखें खोलकर हर्षद को देखती है और हल्का मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग। हर्षद उठकर बैठ जाता है, श्रेया भी उठकर बैठते हुए, सॉरी हर्षद, तूने मुझे माफ कर दिया ना। श्रेया की बात सुनकर हर्षद, जिसके चेहरे पर अभी हल्का सा स्माइल था, वह गायब हो जाता है और वह गुस्से में श्रेया को घूरते हुए, मतलब कल रात जो भी हुआ हमारे बीच वह सब बस तूने इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे माफी चाहती है, क्या तुझे लगता है मैं तेरी बॉडी। इतना कहते कहते हर्षद रुक जाता है और जल्दी से बेड से उतर अपने कमर पर चद्दर को लपेट श्रेया को देख, निकल जा मेरे रूम से। श्रेया अपनी सिर ना में हिलाकर अपने ऊपर चद्दर को लपेट बेड से उतर के, हर्षद तू गलत समझ रही है, कल रात। हर्षद अपना हाथ दिखाकर श्रेया को रोक देता है, मैंने तुझसे पूछा है, कल रात जो भी हुआ वह बस एक वन नाइट स्टैंड था, भूल जा सब। इतना कहकर हर्षद वॉशरूम में चला जाता है। श्रेया हैरानी से हर्षद को देखती है और खुद से कहती, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ तेरे लिए वह बस एक वन नाइट स्टैंड है, मेरी ही गलती है, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, तू एक प्लेबॉय है और कोई प्लेबॉय किसी को प्यार नहीं कर सकता, बस वन नाइट स्टैंड के अलावा। इतना कहकर श्रेया जल्दी से अपने कपड़े पहन रूम से बाहर निकल जाती है। श्रेया भागते हुए अपने रूम की ओर जा रही थी, तभी वह अंकित से टकरा जाती है और वह गिरने ही वाली थी, पर अंकित तुमसे पकड़ लेता है और सीधा खड़ा करके, क्या हुआ, ऐसे भागा भागा इतनी सुबह अपने रूम में जा रही है, तू हर्षद के रूम में थी, तेरी हालत तेरी। श्रेया अंकित को कुछ नहीं कहती और भागते हुए वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है। अंकित कुछ देर श्रेया को देखता है और फिर हर्षद के रूम में आता है। रूम की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कल रात क्या हुआ होगा। कुछ ही देर में हर्षद बाहर आता है, जिसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट कलर की टॉवल पहना हुआ था। अंकित हर्षद को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अंकित के ऐसे देखने से हर्षद उसे घूरते हुए, क्या रे, क्या तेरे लड़कियों में से इंटरेस्ट चला गया, बट मैं वैसा लड़का नहीं हूँ यार, अभी भी मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। अंकित मुंह बनाकर हर्षद के पास जाकर उसे मुक्का मारते हुए, यार बकवास करना बंद कर और यह बता कल रात तेरे और श्रेया के बीच सब कुछ हुआ कैसे अचानक। हर्षद अंकित को घूरते हुए, तुझे क्यों बताऊं। अंकित मुंह बनाकर, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। हर्षद चेंजिंग रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद हर्षद बाहर आता है तो अंकित कहता है, मास्टर कल रात को इंडिया आ चुके हैं, बट वह अभी कहाँ है यह अब तक हमें पता नहीं है। हर्षद अंकित को देखते हुए, क्या मैक्स और एक्स को ये बात बताया तूने। अंकित अपना सिर हाँ में हिलाकर, हाँ सभी को पता है, बस तू और श्रेया ही है जिनको पता नहीं है, अब तो तुझे भी पता चल गया, बस श्रेया को पता नहीं है। हर्षद अपना सिर हाँ में हिलाकर, ठीक है तो एक्स ने जो कहा वह कर और श्रेया को भी बता देना। अंकित रूम से बाहर जाते हुए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तू श्रेया को बता दे। हर्षद जाते हुए अंकित को रोक, अरे मुझे भी तो कॉलेज जाना है ना, तो तू ही बता दे। अंकित रूम से बाहर जाते हुए, तू और श्रेया एक साथ आएगा तो तभी तू उसे बता देना, मैं तो अकेले जा रहा हूँ ना। इतना कहकर अंकित वहां से चला जाता है और हर्षद भी एक गहरी सांस छोड़कर शीशे के सामने जाकर अपने बालों को सेट करने लगता है। अंडस्को 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 सिंह हाउस। रिद्धि अपने बैग पैक कर रही थी और उसी के रूम में मिश्का एक साइड में बैठी थी और रिद्धि को घूर रही थी।
बैग पैक करने के बाद रिद्धि मिश्का को देख, यार कब से देख रही है तू मुझे, ऐसे ही घूर रही है या प्यार हो गया है तुझे मुझसे? मिश्का उसे घूरते हुए, कुछ दिन पहले ही तू इंडिया आए और अभी तू फिर से इटली जा रही है। रिद्धि अपनी सिर ना में हिलाकर, मैं यहाँ कुछ दिन पहले नहीं कुछ महीने पहले आई हूँ और मैं इटली जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जॉब लग गई है, अच्छे खासे सैलरी है, तो मैं क्यों ना जाऊँ, वैसे भी मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह भैया संभाल लेंगे। मिश्का अपनी सिर हिलाकर, हाँ वह ठीक है, पर रिद्धि अपनी सिर हिला के, पर कुछ नहीं, अब तो मैं जा रही हूँ ना, सभी को सॉरी कह देना, मैं बता नहीं पाई, मैं तो तुझे भी नहीं कहती, तू आ गई इसलिए तुझे पता चल गया। मिश्का रिद्धि के सिर पर मारते हुए, सही कहा, अगर मैं ना आती ना तो मुझे भी पता नहीं चलता कि तू इटली जा रही है, हमें छोड़कर। उदास होकर, रुक जाना यार, और अभी तो तू बस आर्यन के साथ रिलेशन में आई है, तू ऐसे आर्यन को छोड़कर चली जाएगी क्या? क्या तूने उसे बताया तू जा रही है? उसने तुझे रोक नहीं? आर्यन की बात सुनते ही रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर किसी तरह उसे रोककर मिश्का को देख मुस्कुरा कर, वह मुझे रोक रहे थे पर मैं ही नहीं रुकी क्योंकि मुझे ये जॉब करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। मिश्का बहुत कहती है पर रिद्धि नहीं रुकती। तभी रूम में एक औरत आती है जिनकी उम्र करीब 45 होगी। वह रिद्धि को देख उसके हाथ में एक लाल धागा बांधते हुए, ये तुझे हमेशा रक्षा करेगा, ये कभी अब से हाथ से मत खोलना, ठीक है ना? रिद्धि मुस्कुराकर उस औरत को हग करके, आई लव यू मॉम, मैं बीच बीच में आती रहूंगी आपसे और डैड से मिलने। सुलोचना जी, रिद्धि की मॉम, हम भी तेरे पास आते रहेंगे तुझसे मिलने। इतना कहते हुए सुलोचना जी की आंखें नम हो जाते हैं। रिद्धि की आंखें भी नम हो गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आते हैं जिसकी उम्र करीब 50 साल की होगी। रिद्धि उस आदमी को गले लगाकर, लव यू डैड, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। वह आदमी जिनका नाम राज सिंह है, वह रिद्धि को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए, क्या जरूरत है जाने की, यहीं पर रहकर तुम हमारे बिजनेस को संभाल सकते हो, तुम्हारे भैया की भी मदद हो जाएगी। रिद्धि राज जी से अलग होकर, डैड आपको पता है ना, मुझे बिजनेस नहीं पसंद, मैं जॉब करना चाहती हूँ। राज जी रिद्धि की बात सुनकर बस अपना सिर हाँ में दिला देते हैं और फिर सभी एक साथ रिद्धि को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। अंडरस्को सिटी हॉस्पिटल। प्राची अपने एक पेशेंट को देखकर उसके वार्ड से बाहर आ रही थी। तभी वह देखी है मनीषा भागते हुए वॉशरूम की ओर जा रही है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। प्राची मनीषा के पीछे पीछे वॉशरूम में जाती है तो देखती है मनीषा वॉमिटिंग कर रही है और उसकी चेहरा भी पीली पड़ गई है। प्राची मनीषा की पीठ को सहलाते हुए, मनीषा तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? तुम अपनी जरा भी ध्यान नहीं रख रहे हो ना? मनीषा अपने चेहरे पर पानी छिड़क प्राची को देखते हुए धीरे से कहती है, नहीं मैम मेरी तबीयत ठीक है, शायद उल्टा पुल्टा खा लिया था तो वॉमिटिंग हो रही है। प्राची मनीषा को अपने साथ अपने केबिन में ले जाते हुए, ठीक है चलो मैं तुम्हें चेक करके दवाई दे देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है। वह दोनों प्राची के केबिन में पहुंचते हैं। प्राची सबसे पहले मनीषा के नव को चेक करती है। नव चेक करते ही प्राची को कुछ अजीब महसूस होती है। वह मनीषा को देखती है जो चुपचाप बैठी हुई थी। प्राची मनीषा के ब्लड लेते हुए, कुछ टेस्ट कराने होंगे, मैं पहले टेस्ट करा लूँ फिर तुम्हें दवाई दूंगी। मनीषा अपनी सिर ना में हिलाते हुए, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है मैम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। प्राची मनीषा को घूरते हुए, तुम्हें लगती है मैं अपने बहन की टेस्ट करने के लिए उससे पैसे लूंगी? मनीषा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से वह जो कुछ भी खा रही थी उसके पेट में वह नहीं रह रही थी, वह सब कुछ वॉमिटिंग करके निकाल दे रही थी जिससे वह भी परेशान हो गई थी। प्राची मनीषा को देख, मनीषा तुम यहाँ पर कुछ देर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है तो प्राची केबिन से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद प्राची आती है। प्राची के आने की आहट से ही मनीषा उठ खड़ी होती है तो प्राची उसे बिठाते हुए, बैठ जाओ, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है तो प्राची उसे देखते हुए, मनीषा एक बात बताओ, तुम्हारी एज 18 है ना? मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है तो प्राची फिर से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? प्राची की बात पर मनीषा थोड़ी हड़बड़ा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था प्राची उसे ये सब सवाल क्यों कर रही है। मनीषा अपनी सिर ना में हिलाकर, नहीं मैम मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्राची सीरियस होकर, क्या तुम किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट हो? देखो तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। प्राची की बात सुनकर मनीषा की नज़र झुक जाती है। वह कुछ नहीं कहती तो प्राची एक गहरी सांस छोड़कर उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख, अगर तुम किसी के साथ फिजिकल कनेक्ट हो तो प्लीज़ ये सब बंद कर दो क्योंकि अभी तुम्हारी एज कम है और मैं जो शक कर रही हूँ अगर वह हुआ तो। इतना कहते कहते प्राची चुप हो जाती है तो मनीष प्राची को देखते हैं, आप क्या शक कर रहे हैं मैम?
प्राची फिर से जाकर अपने चेयर पर बैठकर, रिपोर्ट आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कहूंगी। फिर अपने साइड टेबल पर रखे फ्रूट को काटकर मनीषा को देते हुए, लो अभी तुम फ्रूट खाओ, बहुत कमजोर हो, तुम्हें खाना पीना अच्छे से करना है, आंटी की तबीयत खराब है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाए? मनीषा अपनी सिर नामे है हिलाते हुए, मेरी तबीयत ठीक है, मैं फल नहीं खाऊंगी। प्राची मनीषा को आंखें दिखाकर, मैं खाने को कह रही हूं ना, तो चुपचाप खाओ। प्राची के ऐसा कहने से मनीषा चुपचाप खाने लगती है। देखते ही देखते 1 घंटे बीत जाते हैं और एक नर्स रिपोर्ट लाकर प्राची को देती है। मनीषा के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, उसे खुद भी नहीं पता चल रही थी ऐसा क्यों है, वह एकटक प्राची को देख रही थी। मनीषा जल्दी से प्राची से पूछती है, मैं रिपोर्ट में क्या आया है, मुझे कुछ बीमारी है क्या? प्राची रिपोर्ट को टेबल में रखकर, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है मनीषा, तुम प्रेग्नेंट हो। प्राची की बात सुनकर मनीषा हैरानी से प्राची को देखने लगती है, उसको अपने अंदर अजीब फीलिंग्स महसूस होती है, उसे समझ नहीं आ रही थी वह खुश हो या फिर दुखी। उसकी हाथ अपने आप अपने पेट पर चली जाती है और वह सौरभ की बातें सोचती है, जब उसने उसे बर्थ कंट्रोल पीसी दिया था और यह कहा था वह नहीं चाहता वह उसके बच्चे को जन्म दे। सौरभ की बातें सोचते ही मनीषा जल्दी से कहती है, मुझे एवर कहना है, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। मनीषा की बात सुनकर प्राची की आंखें बड़ी हो जाती है और वह मनीषा के पास आकर, मनीषा तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और तुम क्यों इसे एवर्ट करना चाहते हो, ये जिसका बच्चा है तुम उससे बात करो, शायद वह इस बच्चे को एक्सेप्ट कर ले, जो कुछ भी हुआ है इसमें इस बच्चे की क्या गलती, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मनीषा अपनी सिर नामे हिलाते हुए, नहीं मैं मुझे ये बच्चा नहीं रखना, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अनमैरिड हूँ, लोग क्या कहेंगे? मम्मी की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, अगर यह न्यूज़ मम्मी के कान तक पहुंची तो। मनीषा की बात सुनकर प्राची कुछ सोचती है और मनीषा को देख, मनीषा माँ होना गॉड गिफ्ट है, प्लीज तुम इस बच्चे को एवर्ट मत करो प्लीज। इतना कहते हुए प्राची की आंखों में आंसू आ गए थे। प्राची को याद आ रही थी जब जबरदस्ती तनिष्क और शनाया ने गुंडे लगाकर उसके बच्चे को एवर्ट करा दिया था, वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाए, जिसे सोचकर अभी भी उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रही थी। प्राची को रोते देख मनीषा जल्दी से प्राची की आंखों से आंसू पहुंचकर, आई एम सॉरी मैम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, पर यह जिसका बच्चा है वह ये बच्चा नहीं चाहता, उसे अगर पता चला तो वैसे भी वह अबॉर्शन करा देगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसके पता चलने से पहले मैं अबॉर्शन कर लूँ। प्राची मनीषा को देखते हुए, कौन है वह शख्स, मुझे बताओ, मैं उससे बात करूंगी। मनीषा सिर झुकाकर, मैं बात नहीं सकती मैम, सॉरी। मनीषा की बात पर प्राची कुछ कहती कि तभी केबिन का डोर ओपन होता है और सौरभ अंदर आता है। सौरभ को देख मनीषा एकदम शांत हो जाती है। सौरभ एक नज़र मनीषा को देख प्राची को देखते हुए, क्या हुआ प्राची, तुम ऐसे फ्लो पर बैठे मनीषा के पास और तुम रो क्यों रहे हो? प्राची उठकर सौरभ के पास जाकर, सौरभ मनीषा को समझो ना, ये प्रेग्नेंट है, मैं कह रही हूँ अबॉर्शन न कराए, पर यह अबॉर्शन करना चाहती है, कह रही है वह इस बच्चे को नहीं चाहती है और जिसका बच्चा है वह भी यह बच्चा नहीं चाहता। मनीषा अपने हाथों की मुट्ठी कास लेती है। वही सौरभ प्राची की बात सुनकर हैरान था, पर वह अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। वह प्राची को हक करके उसकी आंखों से आंसू पोंछ उसे शांत करने लगती है, क्योंकि बच्चे की अबॉर्शन की बात सुनकर प्राची पैनिक करने लगी थी। उन दोनों को ऐसे देख मनीषा अपनी सिर झुका के चुपचाप वहां से चली जाती है। सौरभ मनीषा को जाते हुए देखता है, पर वह अभी उसे कुछ नहीं कहता। शनाया के मरने के बाद भी तनिष्क क्यों प्राची को अकेला नहीं छोड़ रहा? क्या अभी भी किसी से प्राची की जान को खतरा है? रिद्धि क्यों इंडिया छोड़कर इटली जा रही है, वह भी किसी को बिना बताए? क्या सच में आर्यन को रिद्धि के इटली जाने की बात पता है? क्या अब सौरभ मनीषा की अबॉर्शन करा देगा?